भारत अभी कैंसर के एटम बम पे बैठा है और ये पिछले 20 साल से मैं कह रहा हूँ कि 2025 में इंडिया विल बी डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर, विश्व की राजधानी। आपका डिफेंस सिस्टम एक दो दिन में इम्यूनिटी को हम खत्म नहीं करते हैं, सालों साल दशकों लगते हैं जब इंसान अपने सिस्टम को, जो नेचुरल गिफ्ट है हमारे पास, हर तरह का डिफेंस सिस्टम, इम्यूनिटी एक लोग जानते हैं लेकिन इस तरह कई सिस्टम है, ये एक दिन में डिस्टर्ब नहीं होगा। शरीर इतना नजदीक था भाई, बाहर का ब्रह्मांड तो दूर था, थोड़ा लेट होता तो ही चल जाता, इतना अंदर कैंसर पनपता चला गया। तो इतनी भी संवेदना नहीं थी कि बॉडी में, कि मेरी बॉडी में अबनॉर्मलिटी चल रही है, मेरे अबनॉर्मल सिम्टम डेवलप हो रहे हैं। देखिए ये बात तो पक्की रक्षा कि अब तो आपकी रिसर्च भी कह रही है कि कैंसर आने से पहले बॉडी में बहुत सारे कुछ महीनों पहले चेंजेस आपकी बॉडी बताना शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो ये सिम्टम क्यों नहीं पहचाना गया भैया। और फिर मुझे एक दुख क्या होता था, अधिकतर कई लोगों को मैंने देखा उनका इतना बड़ा पेट होता था, तो मेरे सामने प्रश्न क्या होता था, अरे भाई चांदनी चौक के लाला का पेट हो तो भाई एक्सेप्ट भी कर लें, आपका कैसे एक्सेप्ट करें भाई। चाहे सिस्टम कोई भी हो, कैंसर बनने के पीछे दो ही वजह है, या तो टॉक्सिन से ज्यादा हो जाए और बॉडी उसको सेल्फ हील ना कर पाए, और जब हील करना है तो हम उसके जिस कारण से बना वो टॉक्सिन को खत्म कर लें और बॉडी के पास अपनी हीलिंग पावर, डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि हील हो जाए। हर दिन हर व्यक्ति के शरीर में कैंसर के कोशिकाएं बनती है, हर दिन हर व्यक्ति के शरीर में। लाइफ टाइम में ऐसा एस्टिमेशन है कि 6 बार फुल ग्रोन कैंसर बनता है। तो सर मैं ऐसे कहता हूँ कि जब आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाते हैं तो फिर आप हिंदू आध्यात्मिक कैसे हो सकते, अब मुसलमान आध्यात्मिक कैसे, क्रिश्चियन आध्यात्मिक या चाइनीज आध्यात्मिक कैसे हो सकते हैं भाई। अध्यात्म का मतलब है कि सारे रंग चोले कपड़े सब उतार कर एकदम नेकेड, बोलता है परमात्मा के दरबार में एंटर करनी होती है। जब अभी तक भी वो चीजें अगर हमारे साथ अटैच्ड है तो फिर हम कैसे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मेरे सामने रहता है। भारत की 6 विधाएं हैं। मॉडर्न मेडिसिन, जिसका मैं डॉक्टर हूँ, बाहर से आया, ग्रीक से चल के हिंदुस्तान भी आया, हर जगह गया। आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, योगा और होम्योपैथ। अगर इन 6 विधाओं को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए तो वर्ल्ड वाइड मैं बता रहा हूँ, जो भी कैंसर की और का रेट है, हार्ट डिजीज का, डायबिटीज का, इंडिया डायबिटीज कैपिटल हो चुका है, इसमें जो रिजल्ट आएगा अनपैरेलल होगा। और ये ही एक तरीका है जो भारत विश्वगुरु बन सकता है, बाकी किसी तरीके से भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता। अब वो समय आ गया है, मतलब क्योंकि अब देखिए, अब मेडिकल साइंस भी बहुत इस चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट देने लगी है। ऑलरेडी मेडिकल में ध्यान के ऊपर, योग के ऊपर कई तरह के रिसर्चर्स ICMR ने की है। तो मतलब अब ये धीरे धीरे सब चीज़ें अब रिकॉग्निशन में आने लगी है। अगर कोई चीज़ इंग्लिश में बोल दी जाए तो लोग समझते हैं मॉडर्न मेडिसिन है, और उसको साधारण सहज सरल भाषा में बोल दिया जाए तो आयुर्वेद या नेचुरोपैथ है। जैसे सिंकोना का छाल जब तक बोल रहे हैं तो आयुर्वेद है, क्विनीन जब बोल रहे हैं तो मॉडर्न मेडिसिन, दोनों एक ही चीज़ है। तो लोग ये ना समझे कि मॉडर्न मेडिसिन इन चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं देता है या इन चीज़ों में कुछ भी अच्छी बात नहीं है, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं मान। कैंसर की दवा है पैक्लिटैक्सेल, एक पौधे के छाल से निकलती है दवा, आज भी वहीं से आ रही है। सदाबहार के फूल, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, इस तरह से एंडलेस लिस्ट है जिसमें है, लेकिन उसके ज्ञानी नहीं है। इस पद्धति मॉडर्न मेडिसिन वाले कहते हैं कि उसमें कुछ नहीं है, तो ये एक इंटीग्रेशन एक टेबल का आना मुश्किल है। मैं आपकी समस्या होगी तो मैं आपका इलाज कर दूंगा, बस वैसे तो हमारा काम है कि मरीज को लाभ देना है। तो इंटीग्रेटेड के अलावा अभी कोई मतलब ऐसा रास्ता ही नहीं है, क्योंकि अगर हम सिंगल पकड़ के पेशियों को लेकर चलेंगे ना तो फिर पूर्ण लाभ तो स्वास्थ्य का मिलना असंभव ही एक प्रकार से देखा जाए। हाँ, कुछ बिजनेस लॉबी को दिक्कत हो सकती है कि दवाइयाँ कम बिकने लगेगी, बीमार लोग कम होंगे, बीमार हो गए तो क्योर हो जाएंगे। हर विधा का अपना एक महत्व है। जरूरत है समागम, समन्वय, संतुलन और संगम, तब स्वास्थ्य का महाकुंभ वहीं होगा और कहीं नहीं हो सकता। नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है ब्रेकिंग गिरिक फाउंडेशन के YouTube चैनल पर। हमारे साथ 2 बहुत बड़ी हस्तियां जुड़ी हुई हैं और हम एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं। ये ऐसा विषय है जिसके बारे में सुनते ही सब घबरा जाते हैं। हम आज बात करने वाले हैं कैंसर की, और हम इसके ऊपर 2 पक्ष रख रहे हैं। एक तो पूरा जो मॉडर्न मेडिसिन के साथ कनेक्टेड है और एक जो नेचुरल हीलिंग के साथ कनेक्टेड है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत फेमस प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुमान कुमार जी।
जो कि 21 साल से पहले धर्मशाला में काम कर रहे थे इस फील्ड में, और अब आजकल मैक्स हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ हमारे साथ हैं डॉक्टर एल के शर्मा जी, जो आप सब लोग जानते ही हैं, ये रेकी गिली फाउंडेशन के फाउंडर हैं, और इन्होंने भी इस क्षेत्र में मोर देन 45 ईयर्स से काम कर रहे हैं, और 20 ईयर्स से तो एक हॉस्पिटल चल रहा है इनका नेचुरल हीलिंग वाली टेक्निक से। और आज हम दोनों से मिल के समझेंगे कि ये मॉडर्न साइंस और नेचुरल हीलिंग कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं डॉक्टर शर्मा जी से पूछना चाहूँगी कि जग में कैंसर के लिए तो सबसे पहले हम चिकित्सा में नहीं जाते हैं, हम लोग मेडिसिन की तरफ की बात हैं, पर आपने नेचुरोपैथी के लिए से हीलिंग करने के लिए कैंसर जैसा रोग क्यों चुना? उसके साथ क्या रखा है? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं जो आज हमारे पॉडकास्ट के साथ जुड़ रहे हैं, और ख़ास करके शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर अंशुमान जी को भी बहुत बहुत मैं अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने इतनी व्यस्तता से समय निकाल कर आज हमारे साथ आप जुड़े हैं और लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को जगाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि सबके सामने जो है ना, मैं पहले इनका मैं स्वागत करूँ, बाद में मैं आगे बढ़ूँगा। ओहो, इसीलिए मैंने शॉल ला के रखी है। मैंने कहा डॉक्टर साहब यू रियली डिजर्व दिस, क्योंकि आप जैसे महान विभूतियाँ और संत बहुत कम है इस मेडिकल फील्ड में। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ। प्लीज़ दोस्तों, आज ये कैंसर के विषय पे हम लोग आए ही इसीलिए हैं क्योंकि कैंसर जैसे ही शब्द आता है तो डेफिनेटली आदमी के दिमाग में ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि दवाई में जाऊँ नहीं जाऊँ। हालांकि जाते तो मेडिकल साइंस की तरफ ही मैक्सिमम है, लेकिन एक जो प्राकृतिक जो जीवन और या हीलिंग है उसके तरफ बहुत कम लोग जा पाते हैं। और प्राकृतिक जो जीवन की जो वैल्यू है, प्राकृतिक आहार की जो वैल्यू है, और भारत के अंदर हमारा जो वैदिक विजडम की जो वैल्यू है, आज डॉक्टर अंशुमान जी को बुलाने का मेरा पर्पस भी वही है। क्योंकि नॉर्मल डॉक्टर हो सकता है कि इस तरफ की पहलू को शायद उतना नहीं जानते होंगे, पर डॉक्टर अंशुमान जी ने इसके ऊपर इतना गहराई से अध्ययन किया है और इसके बारे में इनके पॉडकास्ट में भी इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली है कि जो हर मानव के जीवन में एक जागृति लेकर आ सकती है। तो इसलिए आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा सिर्फ चर्चा नहीं है, बल्कि दोनों क्षेत्र से आपको जो उसका मैक्सिमम जो बेनिफिट मिलना है वो आपको जरूर मिलने वाला है। ये आज मैं आपको गारंटी देता हूं। मीनू जी, मैं जब प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में आया और मैं प्रकृति को अध्ययन करता रहा और सारे ब्रह्मांड में जैसे जीव जंतु जी रहे हैं उनके अध्ययन करता रहा, और चूंकि मैं खुद बीमार पड़ के आया था इस क्षेत्र में, तो बीमारी मेरे लिए बहुत बड़ी वरदान बनी। क्यों बनी? क्योंकि उसके कारण मुझे अपना शरीर अध्ययन करने का मौका मिला और प्राकृतिक चिकित्सा में आने का उसके कारण मौका मिला। तो जितना मैं प्रकृति और शरीर को समझता गया तो मुझे ऐसा लगा कि शरीर का बीमार पड़ना बड़ा मुश्किल काम है, इसको जबरदस्ती बीमार करना पड़ता है, जैसे मैंने अपने आप को किया था मान लीजिए। तो इसलिए जब मुझे पता चला और मैं जब नेचुरोपैथ डॉक्टर बन गया तो लकीली मेरे गुरु भी जो थे ना वो एक मेडिकल डॉक्टर थे जो इसी तरह प्राकृतिक आहार और प्राकृतिक जीवन के बड़े भक्त थे। तो उनके नर्सिंग होम को मैंने चलाया, तो वहाँ से उनकी एक आदत थी बड़ी बड़ी बीमारियों को लेना, वो छोटी छोटी बीमारियाँ लेते नहीं थे। तो मेरी भी आदत ऐसे पड़ गई कि कोई बड़ी बड़ी बीमारियों पे काम करना। तो और मैं इस बात को जान चुका था कि सेल्फ हीलिंग पावर बॉडी के अंदर इतनी कमाई की पावर है कि जिसको मैं एक प्रकार से दूसरा मतलब जो रियल भगवान का जो बोलते हैं ना अनुभव करना हो, तो मैं कहता हूँ आप अपने बॉडी के अंदर सेल्फ हीलिंग पावर को अनुभव कर लो। क्यों? कारण क्या है कि वही सेल्फ हीलिंग पावर आपको
मतलब किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी में निकालने का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो मैंने कहा कि अगर मुझे मतलब नेचर और नेचुरल लाइफस्टाइल और नेचुरल फूड, अगर मुझे उसकी सुपरमेसी यानी कि उसकी महत्ता को अगर सिद्ध करना है, तो मैंने कहा मुझे छोटी छोटी बीमारियों पे काम नहीं करना चाहिए। मतलब कोई अस्थमा हो गया, डायबिटीज हो गई, जॉइंट्स पेन हो गए, मैंने कहा ये तो कोई डेंजरस ड्रेडफुल बीमारियां नहीं है। तो मैंने कहा एक ऐसी बीमारी पे काम करूं जिससे कि इन प्राकृतिक जो बोलते हैं ना जीवन और सेल्फ हीलिंग पावर की जो इम्पोर्टेंस है वो मैं लोगों के सामने ला के रखूं। तो इस पर्पस के लिए फिर मैंने कैंसर को चुना और मैं जानबूझ करके फिर कैंसर के ऊपर ही मैक्सिमम काम करता चला गया। उसका पर्पस इतना ही है बस, मेनली बस। आपकी तकलीफ जो है हम सबके लिए पता। हाँ, मैंने कहा ना कि और मैं आज भी कैंसर के मरीज जब मेरे पास आते हैं ना, तो मैं उनको क्या कहता हूँ मालूम है कि सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दो कि हे भगवान तूने मुझे कैंसर दिया। क्यों? तुम छोटे छोटे हथौड़े से जागे नहीं भाई। तो भगवान ने कहा ये ले बड़ा हथौड़ा, अब तो जाग जाओ। अब वो यूँ कह रहे हैं। तो इसीलिए बस ये समझ लो कि बीमारी और दुख ही हमारे जीवन में रूपांतरण लेके आती है। और वैसे नहीं तो रूपांतरण का आदमी मतलब जागने को इतना जल्दी तैयार नहीं होता। मैंने एक शेर लिखा कि आदमी की जड़ बेहोशी का मैं तुम्हें क्या उदाहरण दूं, आदमी की जड़ बेहोशी का मैं तुम्हें क्या उदाहरण दूं कि शमशान घाट में रहकर भी मौत का एहसास नहीं है। शमशान घाट में रोज खुद दूसरों को जलते हुए देखता, लेकिन अपनी मौत का उसका एहसास नहीं होता। तो इसीलिए जगाने के लिए फिर ये दुख और रोग बहुत काम के होते हैं, मेरा ऐसा मानता है। ठीक है ना? हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आते हैं। ठीक। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे ये कैंसर जैसी बीमारी है, क्या बिना मॉडर्न मेडिसिन की ठीक हो सकती है? कोई चांसेस है? बिल्कुल। पहले तो पॉडकास्ट जो लोग देख रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि हम दोनों अपनी अपनी विधा की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ना समझ लें कि ईदर ऑफ द सिस्टम, या तो मॉडर्न मेडिसिन या नेचुरोपैथी इंडिविजुअल लेवल पे इतना सफिशिएंट है कि बिल्कुल क्योर कर दे। क्योर से मतलब हर समय कैंसर में होता है कि नो रिलैप्स। ठीक। दूसरा ये ना हुआ कि शर्मा जी अगर नेचुरोपैथी का काम कर रहे हैं तो जितने बाबा आडम्बरी बैठ के कर रहे हैं उसके गुमराह में ना आए। कारण क्या है कि जब भी कोई भी सिस्टम की बात करते हैं तो विज्ञान मानता है प्रत्यक्ष और प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने के कारण हम आज दोनों साथ बैठे हैं। लेकिन जो बहुत सारे अब देखते हैं ऐड लगा के कुछ भी बेच दे रहे हैं, वो नेचुरोपैथ नहीं है। और अगर ऐड लगा के बड़ा अस्पताल भी बनाया जा रहा है, बेचा जा रहा है बीमारियों का इलाज, तो वो भी सफिशिएंट नहीं है। तो जो आपने बात कही नेचुरल हीलिंग, उसको स्पॉन्टेनियस हीलिंग करके कॉन्सेप्ट है। कैंसर के कई डॉक्यूमेंटेड केसेज विदाउट एनी अदर ट्रीटमेंट, इलाज का मतलब यही होता है कि 2-3 चीजें कर रहे हैं तो नहीं, रिलैप्स रेमिशन उसको बोलते हैं, रेमिशन हुआ है। उस पर अच्छे काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने बताया भी है, उसकी टेक्नोलॉजी रेडिकल रेमिशन। अब ये इसका मतलब क्या है कि हर कैंसर को क्या हम इसी प्राकृतिक तरीके से वापस कर सकते हैं? जवाब है नहीं। उसका कारण समझिए, चाहे सिस्टम कोई भी हो, कैंसर बनने के पीछे 2 ही वजह है। या तो टॉक्सिन्स ज़्यादा हो जाएं और बॉडी उसको सेल्फ हील ना कर पाए, और जब हील करना है तो हम उसके जिस कारण से बना वो टॉक्सिन को खत्म कर लें, और बॉडी के पास अपनी हीलिंग पावर, डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि हील हो जाए। आज आधुनिक युग में क्या हुआ है, कार्सिनोजन पूरे वातावरण में आपके है। अब मैं कहूं कि दिल्ली में रह के कोई नेचुरल हीलिंग से अपना कैंसर को ठीक कर सकता है? आंसर इज नो। दिल्ली का प्रदूषण लगभग 20 सिगरेट पीने के बराबर पर डे का है। आपके खाने में मिलावट, आपका डिफेंस सिस्टम 1-2 दिन में इम्यूनिटी को हम खत्म नहीं करते हैं, सालों साल, दशकों लगते हैं। जब इंसान अपने सिस्टम को, जो नेचुरल गिफ्ट है हमारे पास, वो हर तरह का डिफेंस सिस्टम, इम्यूनिटी एक लोग जानते हैं, लेकिन इस तरह कई सिस्टम है, ये 1 दिन में डिस्टर्ब नहीं होता है। इसके लिए समझना जरूरी कैंसर है क्या, तो लोग समझेंगे किसका कहाँ रोल आएगा। मॉडर्न मेडिसिन का डेफिनेशन एबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ आवर ओन बॉडी सेल विद ए पोटेंशियल टू माइग्रेट फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर एंड इमोर्टैलिटी, मतलब अमरणशील हो जाए। साधारण भाषा में शरीर के अंदर अपनी कोशिकाओं का असामान्य बेतरतीब वृद्धि होने लगे, इसमें क्षमता आ जाए एक अंग से दूसरे अंग में जाने की,
और इससे सेल्स मरे नहीं, ये कैंसर है। और साधारण तरीके से दिल्ली में अभी हम 3 करोड़ के आसपास लोग रह रहे हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मानते हैं। अब इसमें हमारे बीच कुछ लोग टेररिस्ट हो जाए, आतंकवादी हो जाए, हमारे अपने लोगों को मारने लगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने लगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने लगे, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करे, कैंसर हो गया। उपमा के तहत अब सोच रहे होंगे फिर हुआ क्यों? परसिस्टेंट मीन्स बरकरार प्रताड़ना अगर हम शरीर के ऊपर करें तो एक समय बाद आके वो विद्रोही हो जाएगा, हमारे खुद के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। और जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम, जिसको पुलिसिंग कहते हैं, पुलिसमैन जो घूम रहा था, उसको चकमा देना सीख जाएगा। तो डिटेक्ट नहीं किया, हीलिंग नहीं होने दिया, कैंसर ग्रो करने लगा। अब इन्हीं जगहों पे अगर मैं कहूँ तो भारत की 6 विधाएं हैं। मॉडर्न मेडिसिन, जिसका मैं डॉक्टर हूँ, बाहर से आया, ग्रीक से चल के हिंदुस्तान भी आया, हर जगह गया। आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, योगा और होम्योपैथ। अगर इन 6 विधाओं को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए तो वर्ल्ड वाइड मैं बता रहा हूँ, जो भी कैंसर की और का रेट है, हार्ट डिजीज का, डायबिटीज का, इंडिया डायबिटीज कैपिटल हो चुका है, इसमें जो रिजल्ट आएगा अनपैरेलल होगा। और ये ही एक तरीका है जो भारत विश्वगुरु बन सकता है, बाकी किसी तरीके से भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता है। स्वास्थ्य में तो मैं जानता हूँ भारत विश्वगुरु हो सकता है, सब चीजें इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेटिव का कंफ्यूजन ये ना लोग समझे, जैसे एक आया था आयुर्वेद में ब्रिज कोर्स कि BAMS के डॉक्टर को 6 महीने सिप्लॉक्स और पैरास्टामोल लिखना सिखा दीजिए, वो इंटीग्रेटिव नहीं है। इंटीग्रेटिव मतलब कि हर ब्रांच अपना बेस्ट निकाल के एक प्लेटफॉर्म पे लाए। कोई व्यक्ति बीमारी लेके आए, उसका इवैल्यूएशन 3-4 ग्रुप के डॉक्टर मिले करें, और अगर मॉडर्न मेडिसिन के इलाज की जरूरत है, आपने चालू किया, जीवन शैली में बदलाव, कुछ औषधियाँ, दिनचर्या, ऋतुचर्या, सब उनको फॉलो कराया जाए, रिजल्ट देखिए कैसे बदलता है। सारांश में हर विधा का अपना एक महत्व है। जरूरत है समागम, समन्वय, संतुलन और संगम, तब स्वास्थ्य का महाकुंभ वहीं होगा और कहीं नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बेसिकली कोई भी डॉक्टर का उद्देश्य क्या है कि मरीज को उस लाभ देना है, चाहे जो भी उपचार की पद्धति अवेलेबल है ना। और मैं भी ऐसा मानता रहा हूँ कि किसी को पैत बन के नहीं जीना चाहिए, बल्कि वास्तव में चिकित्सक, जैसे बुद्ध कहते थे मैं चिकित्सक हूँ, मैं आपकी समस्या होगी तो मैं आपका इलाज कर दूंगा, बस वैसे। तो हमारा काम है कि मरीज को लाभ देना है। तो इंटीग्रेटेड के अलावा अभी कोई मतलब ऐसा रास्ता ही नहीं है, क्योंकि अगर हम सिंगल पकड़ के पेशियों को लेकर चलेंगे ना, तो फिर पूर्ण लाभ तो स्वास्थ्य का मिलना असंभव ही एक प्रकार से देखा जाए तो। अब मरीज खुद अपने आप से वो स्वास्थ्य प्राप्त कर ले कहीं से तो अलग बात है। तो इसलिए मेरा भी ये मानना है कि अब वो समय आ गया है, मतलब क्योंकि अब देखिए, अब मेडिकल साइंस भी बहुत इन चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगी है। ऑलरेडी मेडिकल में ध्यान के ऊपर, योग के ऊपर कई तरह के रिसर्चेस ICMR ने की है। तो मतलब अब ये धीरे धीरे सब चीज़ें अब मतलब काफ़ी रिकॉग्निशन में आने लगी है। तो मेरा भी ये मानना है, क्योंकि मैं भी कुछ साल पहले मेक्सिको में एक ओएसिस ऑफ होप सेंटर है जहाँ मैं गया था, वहाँ पे हमारा 4 दिन का कार्यक्रम था। डॉक्टर साहब, आप ज़रा सोचिए, वो एक मेडिकल हॉस्पिटल है, अपना उनका खुद का टीवी चैनल भी बता रहा हूँ। सारे मेडिकल डॉक्टर जो है, करीब 25-30 मेडिकल डॉक्टर्स उसमें जुड़े हुए हैं। काफ़ी बड़ा नर्सिंग होम है वहाँ का। तो उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया कि उनका जो शेफ़ है उसको नेचुरल फूड की अलग अलग रेसिपीज कैसे बनाई जाए, और प्लस हमने जो काम किया कैंसर पे तो उसका अनुभव क्या है। बस ये 2 चीज़ों को शेयर करने के लिए उन्होंने हमें वहाँ इनवाइट किया। आप ज़रा सोचिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि बाहर जो है ऐसे कई संस्थान है। एक हिपोक्रेटिक हेल्थ इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी इंटीग्रेटेड अप्रोच चल रहा है। ऐसे आजकल है ना, अब ये बहुत बोलते हैं ना, इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और ये दौर अब आ गया है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो हमें भी लगता है कि इसमें आगे बढ़ना चाहिए अब थोड़ा सा। इसमें कुछ बातें मैं ऐड कर देता हूँ कि अगर कोई चीज़ इंग्लिश में बोल दी जाए तो लोग समझते हैं मॉडर्न मेडिसिन है,
और उसको साधारण सहज सरल भाषा में बोल दिया जाए तो आयुर्वेद या नेचुरोपैथ है। हाँ जी। जैसे सिंकोना का छाल जब तक बोल रहे हैं तो आयुर्वेद है, और क्विनीन जब बोल रहे हैं तो मॉडर्न मेडिसिन, दोनों एक ही चीज़ है। तो लोग ये ना समझे कि मॉडर्न मेडिसिन इन चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं देता है या इन चीज़ों में कुछ भी अच्छी बात नहीं है, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं मान। कैंसर की दवा है पैक्लिटैक्सेल, एक पौधे के छाल से निकलती है दवा, आज भी वहीं से आ रही है। सदाबहार के फूल, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, इस तरह से एंडलेस लिस्ट है जिसमें है, लेकिन उसके ज्ञानी नहीं है। इस पद्धति मॉडर्न मेडिसिन वाले कहते हैं कि उसमें कुछ नहीं है, तो ये एक इंटीग्रेशन एक टेबल पे आना मुश्किल हो रहा है। हाँ बिल्कुल। आपने बुद्ध की बात कही, डॉक्टर का मतलब लोग इवन डॉक्टर भी भूल चुके हैं। ये वर्ड लैटिन वर्ड से आया था डॉसियर का शाब्दिक अर्थ है शिक्षक। डॉक्टर यूज्ड टू बी टीचर ऑफ द सोसाइटी, कीप द सोसाइटी हैप्पी एंड हेल्दी, और कोई बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज करता था। ये सेकेंडरी रोल था। सही बात है। दूसरा, डॉक्टर को फर्ज में सोशल इंजीनियर होना चाहिए। समाज कैसे चलता है इसकी जानकारी हो, क्योंकि उसी का एक छोटा रूप आपके शरीर में बीमारी के फॉर्म में होता है। डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटल नॉर्म्स, डिस्टर्बेंस इन द बॉडी नॉर्म्स, इट्स बहुत सिंपल है। इन चीज़ों को अगर समझ ले ढंग से तो पता चलेगा किसी की किसी से लड़ाई नहीं है। दूसरा, हाँ, कुछ बिजनेस लॉबी को दिक्कत हो सकती है कि दवाइयाँ कम बिकने लगेगी, बीमार लोग कम होंगे, बीमार हो गए तो क्योर हो जाएंगे, दोबारा उनको आने की जरूरत नहीं होगी। ये लेकिन नीरदार है। उसका कारण समझिए, आजाद भारत में आज तक जीडीपी का 1.9% हमारा हेल्थ बजट है, इतना कम है। अमेरिका का जीडीपी हमसे कितना ज्यादा है देख ही रहे हैं, उसका 17.8% उनका हेल्थ बजट से उस जीडीपी का। अच्छा। और ये डॉक्यूमेंटेड है अनेकों रिसर्च, अमेरिकन हेल्थ सिस्टम हैज कोलैप्स्ड, बर्बाद हो चुका है, क्योंकि जितना खर्च बढ़ाते जा रहे हैं, लोग बीमार होते जा रहे हैं। और आंकड़ा कहता है कि अमेरिकन लगभग 53%, 53% अमेरिकन वेंटिलेटर पे मरते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। ये एक ब्लैक होल है। अगर हम इंटीग्रेट करके काम नहीं करेंगे, जितना भी हम हेल्थ बजट बढ़ाते जाएं, ये पैसा कम ही पड़ेगा और लोग बीमार तब भी होंगे, ज़्यादा होंगे। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, अभी आज के जमाने, अभी इस वक्त कैंसर की जो पोजीशन है, आपने एक बार बताया भी आपके पॉडकास्ट में भी, कि हम एक प्रकार से बहुत ही डेंजर जोन में चले गए हैं। वास्तव में क्या हालत है? भारत अभी कैंसर के एटम बम पे बैठा है। हाँ, यही आपने बताया। और ये पिछले 20 साल से मैं कह रहा हूं कि 2025 में इंडिया विल बी डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर, विश्व की राजधानी। हम डिक्लेयर ना करें, लेकिन हमें पता है जिस रफ्तार से कैंसर बढ़ा है। पहले मेरे पास कोई मरीज आता था एक किसी जनपद का, अब आता है कि आप मेरे घर में किसी का आपने इलाज किया था, मुझे भी कैंसर हो गया। तो एक्चुअल इंक्रीज इन कैंसर केसेज हैं, इसमें कहीं दो बनते हैं। भारत में समस्या क्या है कि जो हमारे संस्कृति का धरोहर था, नेचुरल वे ऑफ लाइफ, जिसको लोग कहते थे कि धर्म नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है, ये खत्म कर लिया हमने। वेस्टर्न सोसाइटी की गंदी चीज़ों को हमने एक्वायर कर लिया, जैसे प्रोसेस्ड एंड फास्ट फूड, वेस्टर्न लाइफस्टाइल, उनकी लेकिन अच्छी चीज़ें जो थी वो हमने एक्वायर कर रहे हैं। वो यहाँ आते हैं, अष्टांग योग सीख के जाते हैं, नेचुरल लिविंग सीख के जाते हैं इंडिया से, और अमेरिका, जापान जैसे जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं। हिरोशी मोटोयामा जापानीज हैं, अष्टांग योग सीख के उन्होंने किताब लिखी, वो किताब 1,48,000 रुपये की है। स्टीग सेवर्सन स्वीडिश लड़का है, इंडिया के अष्टांग योग सीखा, अंडर वाटर सब जीरो टेम्परेचर में स्विम करने का विदाउट ऑक्सीजन, अपना ही रिकॉर्ड हर बार तोड़ता है। उसने किताब लिखी ब्रीथियोलॉजी, प्राणायाम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। कैरोलिन मिस एक इंट्यूटिव जर्नलिस्ट है अमेरिकन, उसने यहाँ के अष्टांग योग सीखा, किताब लिखी पावर ऑफ 7 चक्रास, बेस्टसेलर बुक ऑफ न्यूयॉर्क। कहने का मतलब है कि दूसरे लोग हमारी विधाओं को सीख के कर रहे हैं, हमें एक गुलामी मानसिकता में हम चाहते हैं कि जो फिरंग बोल दें वो सच हिंदुस्तान से है। दूसरा, इसका पेंडुलम को दूसरी तरफ ले जाए, यहाँ हर आदमी क्लेम करने में बैठा है कि मैं कैंसर ठीक करूंगा। दूसरा पेंडुलम, गौमूत्र से कैंसर ठीक करूंगा, एविडेंस दे दो।
किसी के लाइफ का सवाल है, रिस्क मत लो। सही बात, बिल्कुल सही। कोई भी अपने ईगो के बलून से बाहर निकल के एक प्लेटफॉर्म पे बैठने को तैयार नहीं है। अगर वाकई तुम चाहते हो कि इलाज हो किसी का, तो फिर ईगो किस बात की है? योर प्लान एंड ट्रीटमेंट शुड बी पेशेंट सेंट्रिक, नॉट डॉक्टर सेंट्रिक। तब जाकर रिजल्ट आएगा। डॉक्टर साहब, जब इस फील्ड में, चूंकि मैं भी करीब मुझे 40-45 साल हो गए, तो मैं इसमें एक चीज़ मैंने क्या अनुभव की है कि कई कैंसर के मरीज ऐसे मिले भी हैं कि जिन्होंने अलग अलग विधाओं से अपने आप को ठीक भी किया है। कुछ ऐसे लोग मिले मुझे। तो अगर आज हम पूरे विश्व भर की अलग अलग विधाओं की बात करें, मतलब चाहे वो हर्बल हो कि आदिवासी से आ रही हो, कहीं से भी आ रही हो, तो मैंने देखा कि अगर हम काउंट करने जाए ना, तो कम से कम 5000 तरह के उपचार की विधियां, चाइना के लेकर, कोरिया की लेकर, इंडिया की लेकर, और गांव-गांव में जो इस प्रकार के प्रथाएं चल रही है, उसमें कई लोग इस प्रकार का डिक्लेयर करते हैं कि सर मुझे जब कैंसर हुआ तो मैं वहाँ गया था, मैंने पीपल के पत्ते का वो पी लिया, या मैंने बबूल के छाल का कोई मैंने जूस पिया, कोई कहता है मैंने खाली व्हीट ग्रास पिया, तो जैसे किसी ने कहा मैंने गोमूत्र के ऊपर काम किया। तो इस तरह के कम से कम नहीं तो मैं कहता हूँ 5000 तरह के, अगर मैं किताब लिखना शुरू करूँ ना, तो मुझे लगता है कि 5000 तरह के उसमें इस तरह के बोलते हैं ना तरीके, जो कैंसर की बातें करते हैं लोग, वो मुझे मिल जाएंगे, ऐसा लगता है। देखिए, इसमें हमें क्या सोचने की जरूरत है। मॉडर्न मेडिसिन 462 BC में हिप्पोक्रेट ने ऑर्गेनाइज किया, ग्रीक से उठ के पूरे वर्ल्ड पे छा गया। कारण उसका क्या रहा? कोई भी इसको सीखना चाहे, पढ़ना चाहे, कर सकता है। लैंग्वेज बैरियर खत्म किया। हाँ जी। दूसरा, हर समय कहा एविडेंस बेस करेंगे। हाँ, जो भी मैं करूंगा, करके दिखाऊंगा, आप करेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा। तीसरा, रिप्रोड्यूसिबल। ये इलाज अमेरिका हो, इंडिया हो, इस पद्धति से करोगे रिजल्ट ही है, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जो नेचुरोपैथ आयुर्वेद, जो हमारा धरोहर था, इसके नुकसान होने की वजह, उन्होंने कहा जो मेरा शिष्य होगा संस्कृत पढ़ना जानेगा, और कुछ जातिवाद भी डोमिनेटिंग था कि ब्राह्मण होगा तो वही पढ़ सकता है। तो आपने इसकी स्प्रेड को रोक लिया। सही बात है, बिल्कुल। रिसर्च, सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत ने जो किताब लिखी उसमें 136 ऑपरेशन के औजार का डिस्क्रिप्शन है। अब उन्होंने 7000 पहले 136 औजार बनाए, तो रिसर्च होके उसको बढ़ाते। यहाँ कमी रह गई हमारी। वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए हमें हर समय ये दिखाना होगा जो हमने काम किया, ये डॉक्यूमेंटेशन है, आपके यहाँ करा के यही दिखा दूंगा। ये हमने नहीं किया। अब जो जरूरत है, ये जरूरत है कि हमारे अपने सिस्टम को भी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए उसी तरह से साइंटिफिक। कुछ लोग कहते हैं कि रिसर्च नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है जो प्रूव हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है, उसमें रिसर्च टूल नहीं थे। आज भी जो रिसर्च टूल अवेलेबल नहीं, आने वाले समय में ये भी आएगा। लेकिन कोई सिस्टम हमें स्ट्रॉन्ग, जिसको SOP बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि ये काम ऐसे ही होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड। एंड थर्ड, ट्रांसपेरेंसी। जो आप कह रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करें, और इसका रिजल्ट है। आमतौर पे जो व्यापार अभी चल रहा है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में, उसमें दिक्कत क्या हो रही है? एक बार उनके यहाँ मरीज पहुंचे, अट्रैक्ट होके 10 दिन भर्ती किया, पैसे खर्च हुए, मरीज को रिजल्ट नहीं मिला, दोबारा मरीज नहीं गया। उनका वन टाइम कस्टमर पे ये काम चल रहा है। इसी को इमेजिन कीजिए कि ऐसा तो नहीं, कुछ तो फायदा है। अगर इसको ऑर्गेनाइज कर दें और वर्ल्ड को दिखाएं, उसके लिए चाहिए हर समय साइंटिफिक टेम्पर के लोग बिल्कुल जुड़ जाए। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, देखिए, मैं चूंकि रेकी और पूर्व जन्म पे भी मैं काम करता हूँ, तो रेकी भी एक भारतीय विधा थी। स्पर्श चिकित्सा के नाम से हमारे अथर्ववेद, ऋग्वेद में इसके मंत्र भी हैं। लेकिन भारत में कभी इसका उत्थान नहीं हुआ, कभी भी। ये फिर तिब्बत से जब जापान गई तो वहाँ से जाकर रेकी जापानीज शब्द लेकर आई, और वही फिर इंडिया में आज फिर हमें वापस मिल रही है, और आज हम उनको वापस सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व जन्म का विज्ञान भारत की देन है। गीता के अंदर हर बार कृष्ण ने हर कथावाचक बोलते भी हैं, सब सुनते भी हैं। लेकिन भारत में कभी पूर्व जन्म विज्ञान का कभी कोई रिसर्च, कोई स्टडी कभी लोग कर नहीं पाए। ये तो डॉक्टर ब्रियान वीस जो है एक बहुत बड़े पार्सलाइज थेरेपिस्ट हैं, और ऐसे कई तरह के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में इसकी बहुत बड़ी रिसर्च हुई डॉक्टर इयान स्टीवनसन से। तो उनके डॉक्यूमेंटेड 3000 केसेस से कारण जो है, समझो कि थोड़ा पार्सलाइज के बारे में अगर कोई साइंटिफिक एविडेंसेस हैं तो वो भारत में नहीं मिलेंगे आपको। भारत में तो खाली यूट्यूब पे थोड़ी कहानियां मिल जाएगी 2-4,
लेकिन सारा डॉक्यूमेंटेड केस चाहिए तो बाहर विदेशों की किताबें और वहाँ 500 री इनकारनेशन पे किताबें मिलेगी, लेकिन इंडिया में वो किताबें ढूंढना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आप जरा सोचिए कि मतलब हमारा जो माइंडसेट है ना, मुझे लगता है कि इवन हमारे नेताओं का भी, इवन हमारे बाबाओं का भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, मुझे हैरानी किस बात की होती है कि इतने बड़े बड़े संत महात्मा जो भारत के अंदर है, जिनके बड़े बड़े आश्रम है, जिनके पास बहुत बड़ा अच्छा फंड भी है और बड़े बड़े मंदिर भी है, इनके पास भी फंड है, लेकिन इस तरह की विद्याओं का भारत के अंदर कोई भी उत्थान करने का, चाहे मैं देखिए आयुर्वेद तो चलो अभी इन दिनों में बहुत थोड़ा जोर पकड़ चुका है, लेकिन ये जो विद्याएं हैं ये सारी की ऐसी ऐसी रह गई इसके चक्कर में जो है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक ये हमारी मेंटालिटी नहीं बनेगी ना रिसर्च और साइंटिफिक एविडेंस के साथ काम करने की, तब तक मुझे लगता है कोई भी साइंस कभी भी विकसित हो भी नहीं सकती। ये बिल्कुल सही बात है। इसी का देखें हल्दी का, हाँ आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन है, हाँ जी, भारत में लोग जानते हैं। हाँ जी, यहाँ तक हल्दी को हमारे ऋषि मुनि ने ऐसा कहा था कि घर में कोई शोक हो जाए तो खाने में हल्दी नहीं डालना है। हाँ। इसका सोचिए, कई बार मैंने सोचा क्या लॉजिक रहा होगा। लॉजिक ये रहा होगा कि खाने में हल्दी नहीं डली तो आप नोटिस करेंगे क्या ऐसी समस्या जल्दी नहीं डली। अदरवाइज ये रूटीन पार्ट ऑफ इंडियन किचन था। हाँ। हल्दी, जब इसका इंटरनेशनल रिसर्च पेपर मेरा ही पब्लिश है, चूहे में हमने कैंसर बनाया और P53 हाइपरमिथाइलेशन जिसके अगर कैंसर बना तो उसको रिवर्स कर लिया हल्दी से। अच्छा, पेपर पब्लिश हुआ। अमेरिका जब हल्दी को पेटेंट कराने के लिए डाला तब इंग्लिश जगह के आप कैसे पेटेंट करा सकते हो, ये तो हमारा रिसर्च है इंडिया का। अच्छा, उसके बाद लड़ाई हुई, अल्टीमेटली इंडिया जीता, पेटेंट अभी हल्दी का हमारे पास है। अच्छा, हल्दी का एक्सट्रैक्ट निकाला गया क्यूरक्यूमिन, और उसका कैप्सूल बना के अब फार्मा इंडस्ट्री आ गई क्योंकि उसमें बिजनेस आ गया। तो अब हल्दी को पूरा वर्ल्ड मानने को तैयार हो गया। रिसर्च का एक्सटेंशन हमने क्या किया, क्यूरक्यूमिन एक्सट्रैक्ट और हल्दी एज इट इज। हल्दी एज इट इज का रिजल्ट बेहतर है, 5 टाइम्स बेटर देन क्यूरक्यूमिन एक्सट्रैक्ट। अच्छा, अच्छा, उसका कारण क्या है कि क्यूरक्यूमिन एक्सट्रैक्ट हुआ, 20 एंड डेस्क क्यूरक्यूमिन एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ था हल्दी से। और हो सकता है कुछ और भी ऐसे तत्व हों जो अभी हमें नहीं पता है। तो एज इट इज कच्ची हल्दी का P53 हाइपरमिथाइलेशन रिवर्स करना, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी एंड सेलुलर हीलिंग, साइंस ने एस्टेब्लिश किया। हमें जरूरत बस इसी की है। अब जो दूसरा एस्पेक्ट बाबाओं की बात कही, भारत ऋषि मुनियों का देश है। चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी ये हमारे वाग्भट ऋषि थे, लेकिन उनकी विधा, उनकी पारंगत, उनके चिंतन मनन में जो चीजें होता थी स्वास्थ्य संबंधित, तो वैद्य माने गए। आप आज बताएं कौन सा सोकल बाबा है जो खुद स्वस्थ है? सभी मोटे हैं, डायबिटीज है, किडनी फेलियर है, प्रवचन दे रहे हैं कि हमारे किडनी क्या बीन बजाती है और बिना डायलिसिस के हम जीते। सबसे पहला सवाल, भारत के संत हो, तुम्हारे तो दिनचर्या का हिस्सा हम लोग फॉलो करते तो भी स्वस्थ नहीं हो। फंड बना के आश्रम बना लिए, आश्रम में तुम पूजा पाठ करा सकते हो, ये भी काम करना था। ये उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैंने एक किताब लिखी है महात्मा रोगी क्यों। महात्मा रोगी क्यों, बहुत बढ़िया। ये मैंने पहली बार किताब लिखी थी। क्यों लिखी थी मालूम है? मेरे इंस्पिरेशन भी महात्मा ही रहे हैं कैंसर को लेकर। आपने पूछा ना कि मैं कैंसर में क्यों आया, और सब जब मैंने कैंसर पे काम करना शुरू किया तो उस समय फिर बड़े बड़े कई हरिद्वार से, वृंदावन से और कई भारत से बड़े बड़े जो नॉन जो संत महात्मा रहे हैं वो कैंसर लेकर मेरे पास में आए। तो मेरे सामने प्रश्न क्या पैदा हुआ कि इतने बड़े ब्रह्मांड को मतलब जानने वाले या उसके बारे में जानकारी रखने वाले अपने छोटे ब्रह्मांड को कैसे जानना चूक गए। मैंने कहा कि शरीर इतना नजदीक था भाई, बाहर का ब्रह्मांड तो दूर था, थोड़ा लेट होता तो चल जाता, इतना अंदर कैंसर पनपता चला गया। तो इतनी भी संवेदना नहीं थी कि बॉडी में, कि मेरी बॉडी में अबनॉर्मलिटी चल रही है, मेरे अबनॉर्मल सिम्टम डेवलप हो रहे हैं। कई देखिए ये बात तो पक्की डॉक्टर साहब कि अब तो आपकी रिसर्च भी कह रही है कि कैंसर आने से पहले बॉडी में बहुत सारे कुछ महीनों पहले चेंजेस आपकी बॉडी बताना शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो ये सिम्टम क्यों नहीं पहचाना भैया। और फिर मुझे एक दुख क्या होता था कि अधिकतर कई लोगों को मैंने देखा उनका इतना बड़ा पेट होता था। तो मेरे सामने प्रश्न क्या होता था, अरे भाई चांदनी चौक के लाला का पेट हो तो भाई एक्सेप्ट भी कर लें, आपका कैसे एक्सेप्ट करें भाई क्यों इस तरह का, मतलब ये तो कोई चटोरे आदमी का पेट ऐसा होता है भाई, पर एक संत महात्मा को तो नहीं हो सकता। क्यों? ही शुड बी एन एग्जाम्पल टू द सोसाइटी
तो इसीलिए फिर ये सारी चीज़ों पे जब मैं खोज करता रहा तो मुझे बहुत बड़ा प्रश्न मेरे सामने आया कि भाई ये अध्यात्म में जरूर है, लेकिन ये कुदरत के कई नियमों को ये भी चूक रहे हैं और उसका नुकसान उठा रहे हैं लोग वास्तव में। इसको थोड़ा करेक्ट कर लें। हाँ, ये अध्यात्म में नहीं है, ये धर्म में है। हाँ, धर्म में, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए कोई जरूरी नहीं है कि चोला क्या है, हाँ, ये आश्रम है या नहीं है। हाँ, अध्यात्म हर समय इंटरनलाइज करता है, एक्सटर्नलाइज नहीं, बाहर की जो कोई लेना देना नहीं है। धर्म हर समय चलता है शो ऑफ पे। हाँ, मेरा धर्म पावरफुल, तुम्हारा धर्म छोटा। हाँ, ये तभी होता है जब यहां से ऊपर इस्तेमाल नहीं होता है। फ्रैंकफर्ट प्लेन बोलते हैं इसको, जिसमें सुपर कॉन्शियस माइंड, इनलाइटनमेंट, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण, दूरदर्शिता यहां से काम करती है। तो जो बाबाओं का नाम आप जिक्र में कर रहे हैं, ये बाबा क्या कहते हैं, जॉम्बी हेडेड हो जाओ, ये इस्तेमाल मत करो, यहां से नीचे इस्तेमाल करो, जो मैं बोलता हूं उसी को मानो। भारत की परंपरा रही थी शास्त्रार्थ की। हाँ, बुद्ध आए, महावीर आए, एग्जिस्टिंग सिस्टम को चैलेंज किया। आज तक बुद्ध को याद किया जा रहा है। तो जो हमारे रेफरेंस पॉइंट हैं, जो सोकल संत महात्मा, सोकल इसलिए कह रहा हूं कि आज भी भारत में अनगिनत छुपे संत हैं, गुमनामी में हैं। और अनगिनत संत हमारे बीच हैं, सामाजिक संस्था में हैं, लेकिन उनको लोग पहचान नहीं रहे। बिल्कुल सही बात। तो सर मैं ऐसे कहता हूं कि जब आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाते हैं तो फिर आप हिंदू आध्यात्मिक कैसे हो सकते हैं, आप मुसलमान आध्यात्मिक कैसे, क्रिश्चियन आध्यात्मिक या चाइनीज आध्यात्मिक कैसे हो सकते हैं? भाई अध्यात्म का मतलब है कि सारे रंग चोले कपड़े सब उतार कर एकदम नेकेड, बोलते हैं ना, परमात्मा के दरबार में एंटर करनी होती है। जब अभी तक भी वो चीजें अगर हमारे साथ अटैच्ड है तो फिर हम कैसे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मेरे सामने रहता है हमेशा। इसको देखिए, समसामयिक तरीके से समझ लें। धर्म का धंधा होता है, अध्यात्म का धंधा नहीं हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। धर्म ब्रेन में डोपामिन रिलीज करता है, जिसके कारण बार बार आप जाते हैं। और दो ही चीज के लिए इंसान हर समय झुकता है, कहीं ख्वाब और खतरा। या उसको कोई ऐसा ड्रीम आप दिखा दें, स्वर्ग मिलेगा, नौकरी लग जाएगी, आपके फॉलोअर हो जाएंगे, या खतरा, तुमने ये धर्म नहीं माना तो खतरा आ जाएगा, नरक में जाओगे। और ये धर्म के व्यापारी कैसे बनते हैं, कहां से आते हैं? 12वीं के बाद बच्चे ने पढ़ाई की, क्वालिफाई किया, डॉक्टर बन जाएगा। तो क्रीमी लेयर वहां निकला पहले। जो डॉक्टर नहीं बना वो बनेगा IAS ऑफिसर, MBA जो डॉक्टरों को चलाएगा। जो IAS भी नहीं बन पाया वो बनेंगे नेता, वो IAS और डॉक्टर दोनों को चलाएंगे। हाँ जी। और जो नेता नहीं बन पाया वो बनेगा बाबा, जो नेताओं को चलाएगा, IAS को चलाएगा, डॉक्टर को चलाएगा। तो जैसे अब डॉक्टर बनने के लिए एंट्रेंस है, तो बाबाओं का एंट्रेंस एग्जामिनेशन करा लो, टाइम टू टाइम डेट हो, एग्जाम दे, उसका डिसाइड करो तुम्हें करना क्या है। अदरवाइज पब्लिक से कैसे उम्मीद हम करेंगे? पब्लिक चाह रही है कि जब इतने बड़े बैठे हैं संत, तो झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे, बिल्कुल कहना ठीक है। तो रेगुलेशन के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हमारा होता था, अभी NMC हो गया। सिमिलरली बाबा काउंसिल ऑफ इंडिया बना दिया जाए और इन बाबा को रेगुलेट करे, ताकि कोई गुमराह ना हो। सही बात, गुमराह ना हो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। आप दोनों बहुत अच्छी अच्छी बातें करी और पता नहीं कहाँ से कहाँ हमारा टॉपिक चला गया। आपकी प्रश्न शायद ऐसी रह जाएगी। हाँ जी, बताइए नेक्स्ट। बस अब हम कहते जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही सिंपल, जो आम आदमी जानना चाहेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो मान्य है, सब जानते हैं कि सबके अंदर कैंसर सेल्स होते हैं, पर किसी को होता है किसी को नहीं होता। तो इसके लिए क्या चीजें होती है जिससे कि कैंसर बढ़ता है? थोड़ा इसके ऊपर डिटेल्स। हर दिन हर व्यक्ति के शरीर में कैंसर की कोशिकाएं बनती है, हर दिन हर व्यक्ति के शरीर में। लाइफ टाइम में ऐसा एस्टिमेशन है कि 6 बार फुल ब्लोन कैंसर बनता है। अच्छा, तो हर इंसान में बन रहा है, तो मरीज इतने कम क्यों हैं? बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम है और ये 24/7 काम करता है। हम सो भी रहे होते हैं, जैसे P53 एक जीन है, नेचुरल किलर सेल, मास्ट सेल, इस तरह से अनगिनत कोशिकाएं हमारे बॉडी में काम कर रही हैं। 30 ट्रिलियन
30 ट्रिलियन सेल्स को मिला के एक ह्यूमन बॉडी बना है, और इसकी आंत में लगभग 40 से 70 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं। उस बैक्टीरिया का इतना अहम रोल है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, माइंड को हेल्दी रखना। लेकिन वो बैक्टीरिया अगर डिस्टर्ब हुआ, जिसको गट माइक्रोबायोम कहते हैं, तो हर बीमारी का कारण लीकी गट लीक करने लगेगा, और जो टॉक्सिन मल के रास्ते निकलना था वो एब्जॉर्ब होकर बॉडी में जाएगा। एक रास्ता। अब डिस्टर्ब क्यों हुआ? 35% कैंसर या किसी भी जीवन शैली संबंधित बीमारियों का, उसके पीछे की वजह है डाइट, आपका खाना। डाइट डिस्टर्ब, गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब, डाइट कॉन्टामिनेटेड, एब्जॉर्प्शन पॉइजन, हैवी मेटल्स। सब्जियों में यमुना खादर किनारे सब्जियां की मैंने स्टडी की थी, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, लेड वहाँ के पानी में, वहाँ के किनारे की मिट्टी में वही सब्जियां उगाई जा रही थी। अच्छा। टीवी पर प्रोग्राम चला, 9 महीने के लिए बैन किया गया। 9 महीने के लिए बैन किया गया था, 9 महीने के बाद फिर से बैन हट गया। आप जाए निजामुद्दीन ब्रिज पे हर जगह हरी सब्जियां जो मिल रही वही यमुना खादर की सब्जियां हैं, ये टॉक्सिन्स है। व्यसन, जीवन शैली में तंबाकू, शराब, इस तरह के नशे, सेडेंटरी हैबिट लीडिंग टू ओबेसिटी, मोटापा, इटसेल्फ कैंसर का कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन शरीर आपका था। जैसे शर्मा जी ने कहा, बॉडी गिव सिग्नल। हर बीमारी को शुरू, कैंसर ही नहीं, आपको सिग्नल मिलता है, आप इग्नोर करते हैं, ओवर द काउंटर जाके मेडिसिन खा लेते हैं। वही समय था आपको जागने का, वो समय था रिवर्सल का, आपने इग्नोर कर दिया। अब जब ये डिफेंस सिस्टम आपका कमजोर होने लगा, तब जो चेंजेस हो रहे थे, ये चेंजेस अनडिटेक्टेड रह गए, और ये एक ट्यूमर का रूप लिया। एक जगह 10 टू पावर 9 सेल जब जमा होगा तो 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर होगा। मैक्सिमम मरीज जाके कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे पता नहीं चला, ये तो भी 15 दिन की बात है। डीप हिस्ट्री जब लेने पे पता चलता है कि 1 साल से उनको एसिडिटी की समस्या थी, खाना नहीं पचता था, पेट फूला रहता था, जो कॉमन समझ में बताया, जिस पॉइंट पे रिवर्स हो सकते हैं। हाँ जी। नींद की गड़बड़ी, एक कोई भी असामान्य लक्षण जो आज तक आपके दिनचर्या का हिस्सा नहीं था, होने लगे। कहीं रक्तस्राव हो जाना, महिलाओं में खास करके पीरियड्स के अलावा, कहीं गठान हो जाना, अपाचन, एसिडिटी, इरेगुलर बाउल मूवमेंट। नॉर्मली आप सुबह शाम 2 बार अगर मल के लिए जाते थे, अब आपको बार बार जाना पड़ता है, या कब्जी होने लगे। ये उदाहरण के तौर पर इस तरह से बॉडी आपको सिग्नल देती है। आप ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं, खा लेते हैं, कुछ दिनों के लक्षण दब गया, दोबारा बीमारी पनपती है। इसीलिए फर्स्ट स्टेज पे नहीं डिटेक्ट। जो लोग अवेयर हैं वो बिल्कुल अभी भी स्टेज 1 में डिटेक्ट होकर आते हैं, क्योर होते हैं। तो सिंपली है कि कैंसर बनाने का एलिमेंट्स बढ़ता गया और बॉडी कमजोर होती गई, वही टर्निंग पॉइंट रहा और कैंसर हो गया। असामान्य लक्षण इग्नोर किया, कैंसर बढ़ गया। उसके बाद फिर चालू होता है व्यापार। एक पूछना चाहूंगी, हेरिडिटरी भी होता है? 5 से 15% सारे कैंसर को मिला दें, 5 से 15% हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब ये होता है कि शरीर के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, उसमें कोई गड़बड़ी हो, उसको कहते हैं हेरिडिटरी। एक चीज होता है फैमिलियल कैंसर, कि एक खास फैमिली में ज्यादा लोगों को कैंसर हो रहा है। कोई जरूरी नहीं कि जेनेटिक हो, मतलब हेरिडिटरी हो। खाने पीने का, अंडरग्राउंड वाटर जो पी रहे हैं कंटामिनेटेड हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एंजेलिना जोली एक फिल्म की हीरोइन, हाँ जी, तो उसकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था, नानी को ब्रेस्ट कैंसर था। तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसने एक जांच कराई ब्रेस्ट कैंसर की, ब्रैका जिन पॉजिटिव आया, क्योंकि इसके नानी इसके मदर के टाइम ये टेस्ट अवेलेबल नहीं था। तो ऐसे व्यक्ति को ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस रहेगा। उसको कहते प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी, मतलब कैंसर होने से पहले उसने स्तन रिमूव करा के प्लास्टिक सर्जरी करा ली ताकि कैंसर हो ही नहीं। तो इस तरह कैंसर को लेंगे तो 5 से 15% कैंसर जेनेटिक, 85% कैंसर आप एक्वायर करते हैं, और उसमें सबसे बड़ा कारण आपका डाइट 35%, मोटापा, किसी भी तरह का व्यसन, कुछ इन्फेक्शन जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। लेकिन सारी चीज़ों को देखेंगे तो इस 85% का लगभग 55% कैंसर प्रिवेंटेबल है, स्क्रीनेबल है। आप डिटेक्ट कर सकते हैं बहुत अर्ली स्टेज, प्री कैंसर स्टेज, और उसको रिवर्स कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात बता रहा ना कि 85% कैंसर प्रिवेंटेबल है। इससे सच ए ग्रेट रिलीफ फॉर द पीपल कि भाई आप अभी जाओ तो अभी उसको रिवर्स करो, क्यों इतनी दूर तक जाते हो
कि जिससे जीवन और घर बर्बाद कर दें आप अपना। इन्होंने सारे वो फिजिकल खाने से बिल्कुल। क्यों होता है कैंसर? हाँ जी। कुछ और ऐड करना चाहिए, कोई और तरीके से भी होता है? कैंसर के देखिए डेफिनेटली देखिए मेडिकल साइंस का अपना कॉज देखने का उन्होंने बहुत अलग अलग एरिया में कॉज देखे हैं। तो चूंकि मैं भी थोड़ा खोजी हुए किस्म का आदमी रहा हूँ, तो मेरी आदत है रूट कॉज पे जाके उसकी बाल की खाल पकड़ने की। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ कि एक आदमी क्यों खाने का शौकीन होता है, तो मैं उसको पास्ट लाइफ से जोड़ता हूँ, क्योंकि वो ऐसे संस्कार लेकर आया कि आप उसको कितना भी समझा दो कि बेटा शराब मत पी, बेटा सिगरेट मत पी, बेटा ये मत खा, ये मत खा। आपने देखा होगा कि आपके परिवार में कई लोग नेचुरली कंट्रोल रहते हैं, कहते हैं नहीं मैं ऐसे नहीं खाता, मैं नहीं खाता, ये नहीं खाता करते हैं, और कुछ लोग नेचुरली अनकंट्रोल्ड रहते हैं। तो व्हाट इज दैट फैक्टर विच इज वर्किंग बिहाइंड देम? तो मैं इसको ऐसा मानता हूं कि ये पूर्व जन्म की जो संस्कार लेकर साथ में आया है वो एग्जैक्टली उसके अनुसार उसकी तरफ भागे जा रहा है, चाहे वो खाना हो के आध्यात्मिक हो, कुछ भी हो, मान लो, ठीक है। तो मैं पहला इसलिए जब मैं किसी को हीलिंग करने का सोचूंगा तो मैं ये सोचूंगा कि सबसे पहला उसकी जो एक इनबॉर्न क्वालिटी लेकर पैदा हुआ ना, उससे उसको समझें और बाद में उसके ऊपर कंट्रोल करें, वो है ना। तो जैसे मैं बचपन से चटोरा था, बहुत चटोरा, तो अभी चटोरा किसने बनाया भैया? मेरे भाई को तो नहीं बनाया, मेरा भाई तो बड़ा सिंपल खाना खाता था। तो फिर ये दोनों में डिफरेंस कहाँ से आया? एक ही परिवार है हमारा, तो इसका मतलब है समथिंग इज विद इन मी, मेरे कॉन्शियस में कहीं है छुपा हुआ। पहले तो मैं वहां से लेता हूँ। फिर दूसरा मैंने ये देखा कि आज क्योंकि जब मैं इसकी स्टडी करता गया तो आज ब्लू जोन्स के नाम से है ना वर्ल्ड में बहुत सारी सभ्यताएं हैं, मतलब 4-5 सभ्यताएं, 6 हैं कि जहाँ पर मतलब सेंटेनियर्स यानी कि 27 लोग जीते हैं, और वहाँ पर ये हार्ट डिजीज, कैंसर, सब इस तरह की बीमारियों की वहाँ पे उतनी ज़्यादा वहाँ पे नहीं है, है भी नहीं, ऐसा कहते हैं लोग। तो मेरे सामने सवाल क्या पैदा हुआ कि भाई कहीं ना कहीं से हमने ऐसी कोई अनजाने में लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर ली है कि इससे कारण ये कैंसर जो हमारी लाइफ में डेवलप होता है, ठीक है। तो दूसरा जो मेरी जो खोज का विषय था कि आफ्टर ऑल समय के साथ साथ आदमी ने अपने भोजन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया, और खास करके कुकिंग मैक्सिमम और प्रोसेसिंग मैक्सिमम, ये साथ में जुड़े, और इनके कारण फिर चीनी, नमक और मसाले, घी, तेल, इनके कारण जुड़े। आज अगर मुझे केला, आम, चीकू खाना है या बादाम, अखरोट खाना है तो मेरे दिमाग में नमक, चीनी की बिल्कुल याद नहीं आएगी ना। तो मैंने इस बात को पहचाना कि भाई कहीं न कहीं आदमी ने एक ऐसा अबनॉर्मल आहार अपनाया जो उसका आहार नहीं है। मैं इसको ऐसा कहता हूं कि आदमी पराये आहार पे चला गया। देखिए उसमें सबसे पहले तो अब तो पूरा वर्ल्ड जानने लग गया है कि एनिमल प्रोटीन जो है वो एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर प्ले कर सकता है, क्योंकि फाइबरलेस है, टॉक्सिक है, बॉडी में कई तरह के कैंसर उससे जनरेट भी होते हैं। फिर दूसरा फैक्टर आया कि दूध जो है वो इतना डेंजरस आहार है। मैं पहले तो ना सॉफ्टली बोलता था कि साइलेंट किलर है, पर मैं इन 45 साल के अनुभव में अब तक जो मेरे पास लोग आ रहे हैं तो मैं कहता हूँ डेंजरस आहार है, इतना बॉडी को केमिकली, हार्मोनली चेंज कर देता है कि और ब्लॉक करता है बॉडी में, म्यूकस से लेकर हर चीज में, कि अल्टीमेटली उससे भी कैंसर बड़े रिलेटेड आजकल हो गए हैं। अब तो गूगल में जाके सर्च करेंगे तो प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर उससे कनेक्टेड आते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो भारत के अंदर डेवलप हो गई, यहाँ पे है ना फल सलाद खाने की आदत थी लोगों को, जिससे कि उनका ब्लड अल्कलाइन हो, ठीक है ना। तो उसके कारण क्या हो गया कि इतना एसिडिक ब्लड आ गया कि उसके चक्कर में जो है धीरे धीरे बॉडी जो है एक डैमेजिंग की तरफ जा रही होती है, और वो बीमारी किसी तरफ भी डाइवर्ट कर सकती है, वो उसकी बॉडी के टेंडेंसी के अनुसार। और अच्छा, तो ये तो हो गया एक न्यूट्रिशनल फैक्टर कि भाई नमक ज्यादा खा गया, चीनी खा गया, प्रोसेस्ड फूड खा गया, तला हुआ खा गया, मिठाई खा गया, कुछ भी ऐसे दूध पी गया, नॉनवेज खा गया, जो भी। फिर तीसरा जो फैक्टर है उसमें मैं माइंड को मैं सबसे प्राइमरी फैक्टर मानता हूं। वैसे क्यों मालूम है, मैंने ऐसे देखा कि जैसे एक महिला, उसका हस्बैंड हर वक्त बाहर रहता था, अब घर में बहुत कम आता था क्योंकि सेल्समैन था, तो उसके कारण बच्चे की सारी जिम्मेदारी, 3-4 बच्चे पैदा कर लिए और जिम्मेदारी उस वाइफ पे डाल दी। अब हर जगह पे वाइफ को मरना पड़ता था। वो बेचारी डिप्रेशन में, स्ट्रेस में आके
वो एक दिन मेरे पास में जब आई तो उसको क्रॉनिक ल्यूकेमिया हो गया था उसको। तो मैंने उसका कारण, क्योंकि वो कोई ऐसी महिला नहीं थी कि जो गलत आदतें थी, चटोरी थी या कम मूवमेंट करती थी, लाइक ऐसी भी नहीं थी ना। तो मेरे सामने क्वेश्चन आया, इस महिला को ल्यूकेमिया हुआ ही क्यों इसका ब्लड बिगड़ गया भाई, ऐसी क्या गड़बड़ हो गई। तो मानसिक रूप से अगर हम किसी भी नेगेटिव इमोशंस में जी रहे होते हैं, तो अगर मैं उसको क्योर नहीं कर पाया तो ये तो अगर इसको रिलीफ भी मिल गया किसी भी उपचार से, ये तो फिर वापस भी अपने आप को बीमार कर देगी। तो फिर मैंने माइंड पे काम करना शुरू किया। मेरे पास एक ऐसी भी महिलाएं आई कुछ कि जिसमें एक ऑफिस के अंदर एक सुंदर सी महिला, बोलते हैं स्मार्ट महिला ने ज्वाइन किया, और वो धीरे धीरे जो ये सीनियर थी, कई सालों से काम कर रही थी, तो इसको प्रमोशन ना मिलकर उसको प्रमोशन मिल गई, और ये उसकी हकदार थी तो न मिली। तो इसको अंदर है ना बहुत घुटन और एक इरिटेशन पैदा होनी शुरू हुई, और वो स्टमक कैंसर के साथ मेरे साथ जुड़ी। तो क्या होता है कि जब मैं भी हिस्ट्री लेता हूं तो उसके एग्जैक्ट रूट कॉज पे जाने की कोशिश करता हूं कि इसको मेंटली क्या क्या डिस्टर्बेंस हुआ, इसका परिवार कैसा है। देखिए ना, आप अगर एक आदमी के जीवन में उतरेंगे ना तो कई तरह के अनसेटिस्फैक्शंस हैं, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशंस है, मतलब परिवार में सास है, ससुर है, सेक्सुअल अनसेटिस्फैक्शन है, परिवार में प्यार किसी को नहीं मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे जो लैकिंग और फीलिंग होती है ना। तो उसके कारण जितना आदमी इंटरनली डिप्रेस रहता है, इरिटेबल रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, तो उन कारणों को भी अगर मान लीजिए कि हम उसको नहीं समझ पाए ना, तो मैं तो उसके खाली पर्चे से लड़ाई करता रहूँगा, मान लो, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर भी मैं खोजबीन करने की कोशिश करता हूँ, ये समझ लें। ये मेरे रूट कॉज जानने के तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में एक और बहुत बड़ा जो फैक्टर है माइंड के अलावा भी, वो है एनवायरमेंटल फैक्टर। देखिए, एनवायरमेंटल जो फैक्टर है ना, अभी तो एपिजेनेटिक एक साइंस जो बड़ी डेवलप हो रही है कि जिसमें हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, या तो वो एनर्जी सकर होता है और या नहीं तो एनर्जी गिवर होता है, या तो ऊर्जा देता है या ऊर्जा लेता है। तो अभी आपने देखा होगा, आपने भी सुना होगा कि जियोपैथिक स्ट्रेस एक आजकल जो है धरती से निकलने वाली एक ऊर्जा है। तो वो जहाँ पर भी वो होती है वहाँ पर लोगों के सेल जो है अबनॉर्मल होने लग जाते हैं। मतलब ये एक प्रूवन फैक्ट है, ये गूगल में इसकी पूरी रिसर्च अवेलेबल है। तो अब हम एनवायरमेंटल जो एनर्जीज होती है, हम उसके बारे में कभी कोई ज़्यादा काम नहीं करते ना। तो हमारे पास एक तकनीक होती है, आप जानते हैं, आप भी सीखी हुई है, कि हम काइनेसियोलॉजी से हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि कहाँ उसकी एनर्जी किस कारण से डाउन हो रही है। तो वो कारण पहचानते हम उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि मैंने कई कैंसर के मरीज और बड़े बड़े मल्टीपल स्क्लेरोसिस और माइस्थेनिया ग्रेविस जैसे केसेस जो आए, तो हमने उसके इस कारण को पहचाना, तो हमने उस जगह से हटाकर हमने उसको दूसरी जगह जाने के लिए कहा, और वो जैसी दूसरी जगह शिफ्ट हुए वहाँ से वो ठीक होने लग गए। तो ये सब चीज़ें हमें इस बात का सबूत देती है कि एक अकेला खाली माइंड या अकेला खान पान या अकेला लाइफस्टाइल ही कारण नहीं होता, बल्कि हम जिसके बाय प्रोडक्ट हैं, एनवायरनमेंट से लेकर, माइंड से लेकर, अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से लेकर, मतलब ये सारे एक साथ बहुत सारे कारण जो है ना, ये हमारे साथ जुड़ जाते हैं। और फिर अगर साथ में ये पेस्ट ले रहे हैं या कोई हेयर डाई कर रहे हैं, कोई साबुन केमिकल वाला लगा, फिर तो ये बहुत सारी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, छोटी केमिकल, सब्जियों से केमिकल आ रहे हैं, कि पेस्टिसाइड आ रहे हैं, फिर ये साथ और जुड़ जाते हैं, तो फिर ये और उसको बढ़ावा दे देते हैं, यूँ समझ लें। तो इसलिए कैंसर मतलब एक डैमेजिंग, एक वर्ड बोल सकता हूँ कि जिससे बॉडी के सेल डैमेज होते हैं। इसके बहुत सारे कारण है ना, हमने सुविधाएं जुटा ली है और अब हम उसका परिणाम भुगत रहे हैं, हम यूँ कह सकते हैं। बस बहुत अच्छी तरह डिटेल में आपने समझाया। आप कुछ ऐड कर लेते? इसमें एक तो मिल्क, जो दूध की बात है, हाँ जी तो दूध मतलब एनिमल सोर्स। तो नॉनवेज को क्रिटिक्स करने के लिए कहते हैं कि हम वेजिटेरियन लेकिन दूध लेते हैं। अब दूध की सच्चाई समझिए कि एक तो दूध में जो प्रोटीन है केजिन, कैंसर प्रोमोटर प्रोटीन है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक। दूसरा, भारत में जितना मिल्क कंजप्शन पर डे है, आंकड़े की बात कह रहा हूँ, प्रोडक्शन उसका 1/3 है, तो 2/3 दूध आता कहाँ से है? एडल्ट्रेटेड या अलग अलग तरीके से बना हुआ दूध है। आज गाय को इंजेक्शन लगाते हैं, एंटीबायोटिक एंड हार्मोन्स ये चलाते हैं। गाय बंधी हुई है, धूप नहीं है, गाय स्ट्रेस में या जो भी जानवर आप दूध कर ले रहे हैं। नंबर 3, भारत, इंडिया इज मिल्क ऑब्सेस्ड कंट्री, दूध का पागलपन तक वर्ल्ड में कहीं नहीं है। उसमें
ये सोचिए कि इंसान अकेला जीव है इस धरती पे जो दूसरे की माँ का दूध पीता है। कोई भी अपनी माँ का दूध के अलावा कभी कोई नहीं पीता है, ना जानवर ना कोई। आपके लिए क्या ये प्रोटीन सुटेबल है? अगर सुटेबल है तो हर माँ 6 महीने में दूध देना क्यों बंद करती है? प्रकृति क्या कहती है कि जितने दिन तक इसको दूध की जरूरत है और माँ देती है, चाहे गाय भैंस भी 6 महीने के बाद दूध नहीं देती है। तो फिर ये पागलपन क्यों? इसका प्ली शर्मा जी कुछ लोग देते हैं कि इतने 100 सालों से दूध की परंपरा रही भारत में, तो बहुत सारी परंपरा अलग रही थी। विदेशों का धरती सपाट है, धरती गोल नहीं है माना जाता था। साइंस ने जब डिस्कवर किया तो एक्सेप्ट किया आपने कि धरती गोल है। गुरुत्वाकर्षण का नियम आप नहीं मानते थे, माने। सिमिलरली अगर गलती हो रही है, अगर साइंस निकाल के दे रहा है कि इसमें क्या कमी है, तो उसको मानो। सेकेंड प्ली होता है दूध का कि प्रोटीन और कैल्शियम, खासकर वेजिटेरियन को कहाँ से मिलेगा? सोयाबीन, जितनी चीज़ें आपकी प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, नट्स है, सीड्स हैं, सही बात। नट्स हैं, सीड्स हैं, कैल्शियम रागी में, बेसिक रागी में इतना हाई कैल्शियम है। तो मिल्क सॉल्यूशन नहीं है, मिल्क प्रॉब्लम है। कैंसर मरीजों को भी खाने में मिल्क रेकमेंड करते हैं। डाइटिशियन को ये अकल नहीं है कि तुम क्या रेकमेंड कर रहे हो। शुगर रेकमेंड करते हैं, फ्रिक्वेंट मील रेकमेंड करते हैं, बार बार खाना खाओ। बार बार खाना खाना मॉडर्न सोसाइटी का एक बहुत बड़ा बीमारी होने का बहुत बड़ा कारण बना दिया। जितनी बार हम डाइट लेते हैं, ग्लूकोज स्पाइक ऊपर जाएगा, इंसुलिन स्पाइक आएगा। इंसुलिन स्पाइक लीड टू फैटी लिवर, ओबेसिटी, कैंसर, हार्ट डिजीज, डिमेंशिया। और कायदे से कहिए, अगर सही से विज्ञान को समझें, तो जो 8 बीमारियां कॉमन दिखती हैं वो बीमारी है नहीं। कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, डिमेंशिया, बच्चों में अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ये बीमारी नहीं है। लाइफस्टाइल। अब ये आईसीडी कोडिंग है क्योंकि इसकी दवा बन सकती है, पूरा विश्व इसको बीमारी का दिया हुआ है। एक्चुअल बीमारी कहाँ है? सेल के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे 8 प्रॉब्लम है। ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ ऑटोफेजी। उस पर तो 2022 में नोबेल प्राइज मिला जापानीज को ऑटोफेजी पे। बीमारी सेल के अंदर हो रही है। मॉलिक्यूलर हेल्थ, मॉलिक्यूलर हेल्थ आज डिस्टर्ब होगा, किसी लैब रिपोर्ट में नहीं आएगा। मॉलिक्यूलर हेल्थ बहुत समय तक डिस्टर्ब परसिस्टेंट रहा, तब चेंजेस होंगे लैब के। तब जो सिम्टम आप इग्नोर कर रहे थे, सिम्टम बढ़ जाएगा और तब जाके अब डिटेक्ट होंगे फुल फ्लेजर किसी जांच में कि अब इनको कैंसर है, इलाज होना चाहिए। लेकिन प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हुई। मॉलिक्यूलर हेल्थ डिस्टर्बेंस तक आप इस चीज को रिवर्स कर सकते हैं। जब ये लैब और इस लेवल पे पहुंचा, तब इसको अलग अलग ट्रीटमेंट की भी जरूरत होगी। तो ये अब कहेंगे कि इसको लोग पॉपुलराइज क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि जो बीमारी जिसका नाम दिया, उसके पीछे एक व्यवसाय है, बाजार है। उसको बनाए रहने से फार्मा इंडस्ट्री से लेके सारी इंडस्ट्री चलेगी। ये जो एक्चुअल बीमारी, ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, दीज डिजीज आर नॉट ड्रगेबल। इसकी दवा नहीं बन सकती है, दीज आर फूडेबल। और फूड जब मैं कहता हूँ, फूड मतलब एक आहार तो है ही है, जो आप सांस में लेते हैं, जो पानी के फॉर्म में पीते हैं। मेंटल फूड, जो आप मेंटल हेल्थ आपका कैसा है, कैसी चीज़ों में कैसे ग्रुप में रहते हैं, किस लोग से बात करते हैं, उसका भी रिएक्टिव ऑक्सीजन ROS का एक फॉर्मूला है। किस तरह से परसिस्टेंट मेंटल डिस्टर्बेंस में लीड टू कैंसर, पूरा ये पाथवे है। तो किसी भी तरह के फूड को आप ले लें तो ये कैंसर का प्रमुख कारण है। अब इसके लिए प्रोसेस्ड फूड, शर्मा जी ने बात कही, प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड। ब्राजील का एक क्लासिफिकेशन है फूड का, नोवा क्लासिफिकेशन, नोवा 1 2 3 4। 3 इज प्रोसेस्ड, 4 इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड। इसको मैं कहता हूँ P फॉर प्रोसेस्ड एंड P फॉर पॉइजन। तो जितने डब्बा बंद, पैकेट बंद खाना लोग खा रहे हैं, जो दर्शक कभी देख रहे हैं, आज से पहला काम करें कि जितना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आपके फूड में हुआ है, मतलब जमीन से निकलने के बाद जितना ज़्यादा इसके साथ खिलवाड़ किया, उस खाने को छोड़ दें, पैकेट फूड को खाना छोड़ दें। अब लिस्ट बताना मुश्किल है, साधारण तौर पे मैं भारत की रसोई का डिवीजन 3 तरीके से बताता हूँ। एक, भगवान की रसोई, प्रकृति प्रदत्त चीज एज इट इज आप खा लें, आपको स्वस्थ रखेगा। दूसरा, इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन आपके किचन में बन रहा हो, आप उसी समय खाएं, इंसान ये भी स्वस्थ रखेगा। तीसरा, शैतान की रसोई, प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। तो आप कहेंगे कि कैंसर केसेज बढ़ रहे हैं, क्या कारण? मैं कह रहा हूं उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए।
लोगों ने अगर अपनी दिनचर्या को जज करे, शर्मा जी बताया, जगते हैं सबसे पहला काम आप मोबाइल फोन उठाते हैं। मोबाइल हैज बिकम फिफ्थ लिम्ब। चार चलने के लिए बिना मोबाइल के कोई चल नहीं रहा है। वहां से टूथपेस्ट, ट्रैक्लोसन टूथपेस्ट के अंदर है, कैंसर फॉर्मिंग। आप नहाने जा रहे हैं, शैम्पू, साबुन, सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार है हमारे पास। बिल्कुल। खाना खाने के लिए बैठे तो प्लास्टिक में पैक्ड आपका नाश्ता है गरम, उससे केमिकल लीच किया बिस्फेनोल ए, थैलेट्स, कैंसर फॉर्मिंग, ओबेसिजेंस। दिल्ली वाले कहेंगे हम खाना बहुत कम खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, लेकिन मोटे हो गए। वो खाने के कारण मोटे नहीं हुआ, खाने के कारण कोई मोटा होता ही नहीं है। ओबेसिजन, ऐसे केमिकल उसमें जैसे पीफास जो आपका नॉन स्टिक कवे में होता है, इन में ओबेसिजन प्रॉपर्टी, मोटापा कराता है। उसके बाद स्ट्रेस, फ्रीक्वेंट मिल्क टी विद शुगर, स्मोकिंग, एक एवरेज लोगों की बताना क्या, बिल्कुल। फिर मेंटल स्ट्रेस, रोड पे स्ट्रेस, घर आए घर का स्ट्रेस। ऐसे करते करते जब सोने जा रहे हैं तब तक आप पूरी तरह कोशिश में हर दिन लगे हुए हैं कि मुझे कैंसर, हार्ट डिजीज जैसी बीमारी हो, नहीं हो रही है, ये सवाल है, ये आश्चर्य है। बीमारी हो रही है, आश्चर्य नहीं है। तो कितना साधारण है आपको, जिसको मैं कहता हूं उसमें B2B, बैक टू बेसिक्स। तो लोग कहते हैं कि फिर इतना डेवलपमेंट जो हुआ, बिल्कुल डेवलपमेंट में रहो। समाज में जितनी तरक्की, चाहे तकनीक की हो चाहे किसी भी चीज की हो, वो आपको कंफर्टेबल बनाने के लिए हुआ, ना कि आपको डिस्कम्फर्ट बनाने के लिए। लेकिन आप उसकी कमियों की वजह से बीमार हो रहे हैं, पैसा कमाते हैं, ये पैसे जाके वेंटिलेटर पे कमा देते हैं। तो कितना सिंपल है B2B, बैक टू बेसिक्स। सेकेंड, मिनिमलिज्म। जरूरतें कितनी इंसान की, मन की शांति, सुपाच्य भोजन और चैन की नींद। बाकी की मेहनत और मुशक्कत, दिखावे की सामर्थ्य इकट्ठा करने में जाया करते हैं। जरूरतें बहुत कम हैं, जिंदगी बहुत सीमित। इस कॉन्सेप्ट में कितने लोग हैं जमीन पे आसन लगा के बैठ जाएं और बिना हाथ लगाए जमीन से उठ जाएं। ये इलनेस का एक आपको लक्षण मिल रहा है, तो अभी जो दस्तक देख रहे हैं जरा जमीन से उठ के देख लें। सही बात है। मसल कमजोर हुई, लॉन्जेविटी डाउन होगी। इस तरह से आप देखिएगा तो हमारी दिनचर्या को अगर असेस करके प्रॉपर आत्मविश्लेषण करके इंसान आज चालू करे, बॉडी की इतनी अच्छे डिफेंस सिस्टम, हीलिंग पावर है, आप रिवर्स होकर नॉर्मल हो जाएंगे, आपको बीमारी नहीं। कुछ भी जरा सा भी सिम्टम आए तो पहले ही हमें उसको चेक कर देना चाहिए। हम सब ऐसा भी होता है ना कि कई बार हमें वहम भी होने लग जाता है, अच्छा मुझे होने वाला है ये, तो हम जैसे कुछ सिम्टम्स आते हैं तो हमें फिर डर लगने लग जाता है कि ये ना हो। ये स्टेज है, एक फोबिया का स्टेज है, जिसको टेक्निकली हम लोग कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। उस ऑब्सेशन, उस इंसान को डर लगा रहेगा कि मुझे कैंसर हो रहा है। उसमें और एक्सेलरेट कर दिया गूगल। कोई भी लक्षण है आप गूगल पे डालिए, AIL जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम काम करता है, उसमें लास्ट डायग्नोसिस आपकी कैंसर की देगा वो हर लक्षण में। तो जब बॉडी के सिग्नल को रीड करने की बात है तो बहुत थिन लाइन है टू रिमेन अवेयर एंड टू बिकम ऑब्सेस्ड। बहुत कम सा फासला है। तो आप जागरूक रहें लेकिन हाइपोकॉन्ड्रियक ना हो जाए। छोटे छोटे लक्षण को आप गूगल सर्च करके परेशान ना हो, ये एक तरह का फियर है। और अब पूछेंगे कि तो ऐसा क्यों फियर है? ह्यूमन ब्रेन का इवोल्यूशन जो हुआ है, हार्डवायर हमारा ब्रेन है, ये 2 ही चीज के लिए इवॉल्व हुआ। इंडिविजुअल सर्वाइवरशिप, इंसान खुद जिंदा रहे, उसके लिए नंबर 1 फूड, खाना तो मिल जाए, एंड नंबर 2 फियर, फूड एंड फियर। फियर इसलिए कि जंगल में हमारे पूर्वज जा रहे हैं, शेर आ रहा है, डर है, तो फियर से कैसे भागना है। अब जैसे हम डेवलप हो गए, अर्बनाइज हो गए, अर्बनाइज में शेर तो नहीं मिल नहीं रहा, लेकिन हार्डवायर है कि फेयर होगा, कुछ डर है तुम्हारे सर्वाइवल पे, कुछ नुकसान हो सकता है। तो इंसान अपने बॉस से भी डरा हुआ है, रोड पे भी डरा हुआ है, हर चीज से डरा हुआ है। अब इसी को फियरलेसनेस पे लाना है। छोटा ही बदलाव है, जैसे फियरलेसनेस में आएगा उसकी बीमारी कम हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब इसमें मेडिटेशन, क्योंकि मैंने ऐसे भी मेडिटेशन के बहुत सारे साधक मुझे मिले हैं कि जिन्होंने अंत में तंग आकर मेडिटेशन में घुस गए, मतलब मरना ही है भाई चलो, तो मेडिटेशन में जाकर भी वो ठीक हो गए, ऐसा बताते हैं। मेडिटेशन तो इंग्लिश वर्ड है, अच्छा ठीक। जो भारत की पद्धति है अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ध्यान जो स्टेप है इसको इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं।
हमारे जितने बाबा भी टीवी पे करा रहे हैं योग, उनको ये नहीं समझ, यम और नियम तुमने कराया नहीं, जीवन शैली इसकी ठीक है नहीं, दिनचर्या ठीक है नहीं, तुम सीधे ले आए आसन पे या प्राणायाम पे। तो पहले के जो 5 चरण है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, शरीर शुद्धि मन शुद्धि, शरीर शुद्धि मन शुद्धि, ये आपको करना पड़ेगा। और आगे के 3 चरण धारणा ध्यान समाधि, ये अब घटित होगी। दे विल इंस्यो, यू कांट परस्यू। तो लोग कहते हैं ध्यान लगाने बैठते ध्यान नहीं लगता, ध्यान लगाने की बैठे हो, सही बात है। तुम 5 स्टेप को कंप्लीट करो, ऑटोमेटिकली ध्यानस्थ हो जाओगे तुम। हाँ, मतलब ध्यान एक अवस्था है जो एक ये करने से प्राप्त होती है, प्राप्त होगी। हाँ। और समाधि जो आखिरी अवस्था है, जिसमें लोग समझते हैं कि मूर्ति लगा देने को समाधि मतलब मर जाना होगा, समाधि यही नहीं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन समाधि है। बिल्कुल बिल्कुल सब सही कह रहे हैं। आपको पीछे से लेके अभी से आगे तक की चीज समझ में आने लगेगी। और लोग कहेंगे कि इनको कैसे पता चलता है? पता इसलिए है कि उसने आवरण नहीं ओढ़ा है जो ह्यूमन इवोल्यूशन ने तुम्हें सिखाया कि इस बात से डरो, इस बात को ऐसे सोचो, लोगों से जजमेंटल रहो, ये आपने छोड़ दिया। ये छोड़ते ही धारणा ध्यान समाधि अवस्था आ जाएगी। तो मेडिटेशन का एस्टैब्लिश साइंटिफिक रोल दिखाया गया कि कैंसर रिकवरी में, रिलैप्स में, प्रिवेंशन में कैसे काम कर रहा है। अच्छा, लेकिन वर्ड मेडिटेशन क्योंकि इंग्लिश से हो गया है, तो अब लोग समझ लेंगे अच्छा इसमें जान है क्या, ये ध्यान से होता है? तो कोई नहीं मानेगा, ध्यान से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने रिजल्ट पेपर पब्लिश नहीं किया उसके। तो डॉक्टर साहब ये जो जैसे एक मरीज के सामने जैसे कैंसर डिक्लेयर होता है ना, तो सबसे पहला उसके माइंड में आता है कि, और डॉक्टर कहते भी हैं कि भाई एक कीमो की पूरी एक जो चेन है वो आपको लेनी पड़ेगी और ये रेडिएशन वगैरह खाना पड़ेगा, सर्जरी जो भी करनी पड़ेगी। तो आपके हिसाब से मतलब, क्योंकि अब देखिए मरीज खुद भी जानता है कि कीमो जो है वो मेरे लिए मतलब प्रॉब्लम समय करके, वो खुद भी कहता है कि सर मैं कीमो लेना नहीं चाहता पर क्या करूं, डॉक्टर ने बोल दिया है। तो मैं उसको पहले तो मैं उसको ये कहता हूँ, देख भाई अगर तूने सोच ही लिया है कि कीमो लेना है और तू उसके बिना बच नहीं सकता, तो मैंने कहा मीरा बन जा, फिर उसको प्यार से ले, अमृत की तरह ले, फिर उसको तू डर के क्यों ले रहा है भाई? अगर जहर भी लेना है तो फिर दिल से ले, ताकि तेरे को भी ज्यादा नुकसान न करें। नहीं तो 2 नुकसान होंगे ना, तो चाहता भी नहीं है कि मैं लूँ और ऊपर से जहर जा भी जा रहा है। तो मैंने कहा भाई इसको मतलब या तो फिर पूरी की तरह ये सोच ले कि नेचुरल वे में जाना है, यानी तो मेडिकल में जाना है। तो आपके साथ डॉक्टर साहब ये मतलब, क्योंकि देखिए कीमो, रेडिएशन, सर्जरी और अभी इम्यूनोथेरेपी सब बहुत एकदम जैसे होता है ना कि बहुत कॉमन हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में, यही है सिर्फ इलाज है इस वक्त जो है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें किस हद तक मतलब इसको इसमें जाना चाहिए? क्योंकि लोग इसके बारे में मुझे भी पूछते रहते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई इट इज़ योर डिसीजन, आई कैन नॉट टेल यू, इट इज़ योर बिलीफ सिस्टम। बिल्कुल, जो एस्टेब्लिश, जिसको एविडेंस बेस्ड एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उसमें ये कैंसर ठीक होने के सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सारी हैं। हाँ, इवन कीमोथेरेपी से पहले सुश्रुत संहिता में वर्णन है कैंसर सर्जरी का। कैंसर को आयुर्वेद में अर्बुद कहते हैं। अर्बुद, हाँ। उसमें सुश्रुत महाराज ने भी सर्जरी ही कही है, ट्यूमर निकालो। अब इसमें क्यों जरूरत है बात को समझने की? स्पॉन्टेनियस हीलिंग एंड हीलिंग फ्रॉम नेचुरल वे अगर कहें तो कम से कम कैंसर इतना टाइम दे दे ताकि ये प्रोसेस स्लो होगी, ये प्रोसेस रिवर्स हो जाए। दूसरा, आपके इन्वायरमेंटल कार्सिनोजेंस एक्सपोजर ना हो। तो इंसान दिल्ली का है, कहाँ पहाड़ में जाकर रहेगा? मतलब एक्सपोजर चल रहा है। और 10⁹ सेल्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का ट्यूमर डिटेक्ट हुआ तो इमेजिन कि कितने सेल्स वहाँ जमा है। ये जिस रफ्तार से नेचुरल हीलिंग प्रोसेस या आयुर्वेद काम करेगा, उससे ज़्यादा रफ्तार से कैंसर बढ़ेगा। हाँ, बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, सही बात है। तो इस समय हम रिवर्स करते हैं, सिर्फ नेचुरोपैथी या आयुर्वेद से संभव नहीं है। तो हमें जरूरत क्या है? कन्वेंशनल ट्रीटमेंट को क्रेडिबल एंड एथिकल डॉक्टर डिसाइड करे। ये मैं वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि उसका डिसीजन डॉक्टर सेंट्रिक ना हो जाए कि इससे कुछ मुझे पैसे आ जाएंगे। ये डिसाइड करे, सेम टाइम पे ही नेचुरल हीलिंग प्रोसेस एंड आयुर्वेद, योग, जिसकी जहां जरूरत है एक्सपर्ट बैठे, शुरू कर दें। इसमें मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हो सकता है असुरक्षित महसूस कर रहा हूं जो मैं बोलने जा रहा हूं, उनको अगर ये लग रहा है कि अगर इस तरह की विधा को इंक्लूड करेंगे तो उनकी कीमत कम हो जाएगी। कम नहीं होगी। तुम जो आज तक रिजल्ट क्लासिकल ट्रीटमेंट से दे रहे हो, इससे रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। ये सबसे रिलैप्स तुम रोक दोगे। हाँ, अदरवाइज इसको आप ऐसे समझिए कि कैंसर एक धुआं है। आपने धुआं देखा, धुएं पे पानी डालना चालू किया, धुआं शांत हो गया थोड़ी देर के लिए। लेकिन जहां आग लगी थी उस पर आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ दिनों बाद धुआं आया पलट के,
रिलैप्स, कैंसर रिलैप्स, जरूरत है कि धुएं का इलाज भी करो और आग को भी बुझा दो। जो मोलिकुलर हेल्थ की मैंने बात की, और उस मोलिकुलर हेल्थ की दवा नहीं बनी है, ना बन सकती है, वो आपके खाने पीने से, जीवन शैली से लेके रहने सहने, मतलब बेसिकली माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों पे काम करना है, तब जाके रिलैप्स खत्म होगा। और प्रिवेंशन में तो डेफिनेट रोल है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, सही बात है डॉक्टर साहब। तो देखिए, पहली बात तो नेचर में जीवनी शक्ति देने वाले बहुत सारे फैक्टर अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन आदमी के पास जानकारी भी नहीं है और उसकी तरफ भागता भी नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और देखिए, किसको नहीं मालूम कि शुद्ध हवा अच्छी होती है, तो भैया भागता क्यों नहीं उसकी तरफ? किसको नहीं मालूम धूप लेनी है, वो जीवनदायी नहीं है? अच्छा, किसको नहीं मालूम कि योग करना अच्छा है? किसको नहीं मालूम ध्यान करना अच्छा है, कि मंत्र जाप करना अच्छा है? कुछ भी ऐसी कई क्रियाएं जो होती है, किसको नहीं मालूम कि डांस करना अच्छा होता है? देखिए, मेरे उपचार में है ना, आपको जानकर के हैरानी होगी, मैं हर कैंसर के मरीज को ये दो चीजें जरूर बताता हूँ कि तुम्हें रोज 20 मिनट डांस करना है, क्योंकि डांस करने के लिए ना उसको जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि सीरियस होकर तो कर नहीं सकता। अच्छा, और मैं कहता हूँ तेरी पसंद के तुझे 5-7 गाने रोज जोर से चीख के चिल्ला के गाना है अपने कमरे में, ये मैं पहले बोलता हूँ उसको। तो हालांकि तो इस तरह की जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है, तो इन चीजों का आदमी कहाँ इस्तेमाल कर पाता है? जैसे कहते हैं ना कि थोड़े बेयर फुट चलो, थोड़ा नीचे बैठो, जैसे धरती के साथ जुड़ो, नदी के किनारे जाके बैठो, पेड़ से जाके लपटो, मतलब, और यहाँ कोई डून के नीचे एनर्जी ज़्यादा होती है वहाँ पे ध्यान करो, कुछ भी, मतलब एनर्जी के सोर्सेस तो बहुत है, पर प्रॉब्लम क्या है, एक तो जानकारी नहीं देते लोग, उस तरफ भागते भी नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवनी शक्ति को जितना ज़्यादा कैंसर में आप प्रबल करते जाओगे ना, और वो फैक्टर अडॉप्ट करते जाओगे, तो उतना ही बॉडी खुद ही कैंसर को जीत जाएगी। मैं जनरली जब कैंसर का मरीज आता है ना, तो मैं क्या बोलता हूँ कि तेरा मकान मालिक कमज़ोर हो गया है बेचारा, थोड़ा तू मकान मालिक को मजबूत बना दे। क्योंकि डॉक्टर साहब, मैंने कैंसर की जब शुरुआत की तो मेरे माइंड में एक ही डायलॉग था कि इन ए हेल्दी बॉडी कैंसर सेल कैन नॉट सर्वाइव, देयरफॉर व्हाई टू फाइट विद द कैंसर, बेटर क्रिएट हेल्थ। मैंने कहा हेल्थ क्रिएट करो, तो मैंने कहा कि हेल्थ के फैक्टर्स क्या है, फिर उस पर ध्यान दो भाई। तो फिर इसीलिए जब भी कोई मरीज आता है और जब वो बोलता है, चाहे वो टूट फूट के आ रहा हो, चाहे कैसे भी आ रहा हो, मैं बोला जैसे भी है भाई, अब तू बीमारी की तरफ फोकस मत कर, तू हेल्थ की तरफ भाग, जितना भाग सकता है। तो उसके कारण क्या होता है, और मैं उसको कहता हूँ, जब तक तू होप क्रिएट नहीं करेगा, तू फेथ क्रिएट नहीं करेगा अपने आप पे, नेचर पे, परमात्मा पे, तब तू कैसे ठीक हो जाएगा बता मुझे। और तेरे बिलीफ चेंज नहीं होंगे कि ये नहीं करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसे कर, तेरे बिलीफ में परिवर्तन नहीं आता। तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि होप, फेथ और बिलीफ चेंज करो, और बाद में ये जितना नेचुरल लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते करो। और देखिए, ये बात हमेशा दिमाग में रखना है कि हम जब बीमारी में होते तो हमें रिलीफ चाहिए ही होता है ना। तो उस समय जो साइंस आपको अप्लीकेबल लगता है उस समय, और आपकी आत्मा आपको स्वीकार करती है, मेरा ये मानना होता है कि आदमी के पास बुद्धि है भाई, उसने आज कितनी तरह की चिकित्साएं डेवलप की है, तो उन चिकित्सा का जहाँ जहाँ तुम्हें लगता है कि कम हानिकारक है तो उसका लाभ उठाओ भाई। मैं तो इस पक्ष में, मतलब मैं इंटीग्रेटेड इस तरह के पक्ष में कि मरीज जो है उसको लाभ उठाना चाहिए, तो इसमें जो है उनको फिर काफ़ी अच्छा जो है आराम मिल सकता है। हाँ, यहाँ पे मैं बात बताना चाहूँगा, अगर मुझे भगवान मिल जाए ना, तो मैं भगवान से कहूँगा, कुछ कि बेटा क्या चाहता है बता, तो मैं कहूँगा भगवान अभी चाय पीऊँ, अभी मेरा पेट जल जाए, अभी मैं सिगरेट पीऊँ, अभी मेरा फेफड़ा एकदम फट जाए तुरंत। ये कमबक इतने साल क्यों लगा रहा है तू उसको गड़बड़ करने में, मैं अभी घृणा करूँ और मेरा खून जल जाए तुरंत। मैंने कहा ऐसा कुछ कर दे यार जिससे लोगों को अकल तो आ रहे। ऐसा तू कर नहीं रहा है ना, तूने इतनी तूने डिस्काउंट दे दिया लोगों को, उसके चक्कर में लोग जो ना कई साल लगा देते, घना कर करके, गलत खा के, गलत सोच के, कि उनको टाइम बहुत लग जाता है, और जब तक वो नो रिटर्न पॉइंट पे चले जाते हैं। तो इस तरह की बात होती है। मैंने एक शेर लिखा इसके बारे में कि पूछ बेटा हे प्रभु क्या हुई तुमसे भूल कभी, पूछ बेटा हे प्रभु क्या हुई तुमसे भूल कभी, खूब दुख से भर के बोले,
प्रभु जी खूब दुख से भर के बोले कि हुआ मुझे एहसास अभी कि मेरे कृति की इस तरह उड़ाएंगे मजाक सभी, भूल कर भी नहीं रचूंगा धरती पर मानव कभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चेंज कर रहे हैं, कुछ इशारा कर रहे थे आप इसे बस अब जी। कॉस्मिक प्यार। ये शर्मा जी ने बात जो कही कि अपने मकान मालिक को, शरीर को हेल्दी बनाओ, तो यहाँ पे हम लोग ये तो क्लियर कर दें, हेल्थ है क्या? हाँ जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत जरूरी है। मॉडर्न मेडिसिन कहता है नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज हेल्थ। मॉडर्न मेडिसिन है। आयुर्वेद कहता है सम दोष सम अग्निश सम धातु मलह क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। इसमें कौन सी चीज छूट गई? आयुर्वेद के डिस्क्रिप्शन का तरीका अलग है, दोष मल इस तरह से। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न हो, मेंटल हेल्थ। मॉडर्न मेडिसिन वहां अब आ रहा है, आयुर्वेद ने कहा हुआ था। लेकिन क्या आज जब हमें हेल्थ की बात कहते हैं तो कहीं हेल्थ है? उदाहरण के तौर पे अस्पताल को शर्मा जी कहा जाता है हेल्थ केयर। मैं पूछता हूं कि अस्पताल में कहां पे ऐसा कोना है स्वस्थ व्यक्ति जाए बोले कि मुझे ट्रेनिंग दो कि मैं स्वस्थ ही रहूं, ये कोना कहां है तुम्हारा हेल्थ का? तो अस्पताल में कोई नहीं, बीमारी का इलाज होता है, तो उसका नाम होना चाहिए सिक केयर, हेल्थ केयर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नाम रखा गया। कौन सा उनका काम ऐसा है जो वेलनेस पे है, लॉन्जेविटी पे है, हेल्थ पे है? तो उनका नाम होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिजीज एंड इलनेस। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। आप लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, प्रीमियम पे करते हैं, उनसे कहिए कि इंश्योरेंस मैंने ले लिया, मैं कभी बीमार ना पड़ूं, इसके लिए कहीं ट्रेनिंग करा दो, कुछ करा दो, मेरा बीमार हो जाओ, भर्ती हो जाओगे तो जो पैसा खर्च होगा हम दे देंगे। तो उनका नाम होना चाहिए सिक इंश्योरेंस। सिर्फ बीमारी का इलाज करा सकते हो, तुम हेल्दी नहीं रह सकते। तो हेल्थ क्या है? स्वास्थ्य, स्वस्थ, स्व स्थिति इति स्वास्थ्य, स्वयं में स्थित रह जाना ही स्वास्थ्य है। इसमें और कुछ नहीं है, कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्या होता है? 17 साल का बच्चा बिल्कुल स्ट्रेट फिट, जैसे से बड़ा होता जाएगा मध्य प्रदेश बड़ा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश खाली हो जाएगा और दक्षिण प्रदेश घुटना लड़खड़ाने लगेगा, डॉक्टर बदल देगा। तो आप हेल्दी हैं क्या? अब पूछेंगे हेल्थ कैसे हम कॉमन पैरामीटर से डिसाइड कर लें हेल्थ? जो काम के लिए हमारा इरेक्ट पोस्चर, सीधा चल, 2 पांव पे चलने के लिए बना, वो सारा काम आप कर लें। सीढ़ियां चढ़ लें, दौड़ लें, स्विमिंग कर लें, जमीन पे बैठ के बिना सपोर्ट के उठ जाएं। लोगों से जब मिलें तो जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से मिला करते थे, इस तरह से मिले, मतलब एक वार्मथ के साथ। और आप मेंटल स्ट्रेस में ना हो। सर्कैडियन रिदम का इतना बड़ा रिसर्च अब आया कि सूर्योदय के जितना करीब हम जगेंगे, सूर्यास्त के जितना करीब सोएंगे, सर्कैडियन रिदम नॉर्मल होगा, बीमारी से बचेंगे, इंक्लूडिंग कैंसर। नर्सेज स्टडी करके हुई यूनाइटेड किंगडम में। अच्छा, बहुत लंबी स्टडी, 22 साल। उसने देखा जो नर्सेज रात को ड्यूटी कर रही हैं, दिन में सो रही हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा था। अच्छा, अब उसका साइंस एस्टैब्लिश हुआ। सर्कैडियन रिदम ब्रेन में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो सनराइज और सनसेट के हिसाब से, इसीलिए जेट लैग जो होता है आने में, इसी कारण होता है। तो ये आप करें, सर्कैडियन रिदम को फॉलो करें। सूर्योदय होने समय, अगर इस पर इतने रिसर्च हैं कि अगर सूरज की पहली किरण आप देखते हैं, स्पेशली नंगे पांव घास पे मिट्टी पे चलते हैं, तो डिप्रेशन आपका कम हो रहा है। ब्रेन में एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन जनरेट होता है और ये आपको हैप्पी रखता है, डिप्रेशन की जरूरत नहीं होती है। समस्या कहाँ आई? हमने विज्ञान अमेरिका से लिया, लेकिन अमेरिका विज्ञान में आगे बढ़ते आत्महत्या की तरफ बढ़ गया। अमेरिका हमसे परम ज्ञान, परम शांति, आत्मचिंतन हमसे लिया, जो हमारी परंपरा का हिस्सा था, हमने उसको छोड़ दिया। अब हमारे यहाँ आत्महत्याएं बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी आगे भी, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर बेसिक चीजों पे सोचिए तो इंसान ने तो बीमारी खरीदने की पूरी कोशिश करी, स्वास्थ्य रखने के लिए किसी की कोशिश नहीं है आज के दिन। जी, सही बात है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात है। तो डॉक्टर साहब अभी एक अंतिम प्रश्न पे आ जाते हैं, अभी समाप्त करने की तरफ। तो जो टर्मिनल केसेस जो नॉन रिवर्सिबल कंडीशन में पहुंच जाते हैं, तो इन मरीजों के ऊपर क्या कुछ किया जा सकता है?
इस तरफ आना चाहिए उनको होलिस्टिक हीलिंग? होलिस्टिक हीलिंग तो जब मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी बीमारी की होलिस्टिक हीलिंग डे 1 स्टार्ट होनी चाहिए। मेन ट्रीटमेंट चले, साथ में होलिस्टिक हीलिंग भी चले। और जो शर्मा जी बात करें, उस कंडीशन को हम कहते हैं पैलिएटिव केयर या एंड ऑफ लाइफ केयर। उसमें भी है कि एंड ऑफ लाइफ केयर, तो क्या डॉक्टर ज्योतिष हो सकता है? कोई डॉक्टर बता सकता है कितने दिन लाइफ है किसी की? अगर ये बता सकता हो तो खुद की लाइफ पहले बता दे, कितने दिन की तुम्हारी लाइफ है। ह्यूमन लाइफ लीनियर एल्गोरिथम में नहीं चलता, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। कितनी सारी चीजें हैं जो मिलती है तब ह्यूमन लाइफ बनता है। उस पर एक उस्ताद का लिखा हुआ है, जिंदगी क्या है अनासर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। व्हाट इज लाइफ? गैदरिंग ऑल द कंपोनेंट्स, घटक जो रोज मिलते हैं, दैट इज लाइफ। फाइनेंशियल लाइफ, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ। अब मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना, जो जमा हुआ एक एक करके बिखरने लगे, वो मौत है। अगर इस फिलॉसफी को आप सोच लें तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि बीमार हो और पूरी जिंदगी हम दवाइयों पर रहें, जबकि लाइफ स्पैन एंड डेट ऑफ बर्थ टू लास्ट डेट, लाइफ स्पैन एंड हेल्थ स्पैन, कि इस पूरे लाइफ के कितने साल आप बिना गोलियों के रहे, दैट इज हेल्थ स्पैन। तो लाइफ स्पैन शुड बी इक्वल टू हेल्थ स्पैन। आज मैक्सिमम लोगों की लाइफ स्पैन हो गई है 70-80, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, 70-80-90 तक जा रहे हैं, लेकिन हेल्थ स्पैन कम हो गया। 35-40 साल में दवाइयाँ चालू हुई, अगले 30-35-40 साल। क्या ये संभव है लाइफ विदाउट पिल्स? आंसर इज यस। लाइफ विदाउट पिल्स बिल्कुल संभव है। हमें सिर्फ थोड़े जागरूक होने की जरूरत है, सबको, हर व्यक्ति को, समाज को, सरकार को। जिसको लग रहा है इस तरह की बातें बकवास है, वो इसलिए लगता है कि इसमें वाकई हम भारत के विकास के लिए काम करेंगे और हमारा बहुत पैसा बेवजह के हेल्थ ट्रीटमेंट रिलेटेड में जा रहा है, ये हम बचा सकते हैं। ये डूएबल है। डॉक्टर साहब, हमारे सरकारी प्रोसेस फूड इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री बना के बैठी हुई है, तो डॉक्टर साहब हम कैसे सोच सकते हैं कि प्रोसेस फूड से हम बच जाएंगे? मतलब क्योंकि सरकार कहती है बनाओ जी प्रोसेस फूड खूब। इसका प्रोसेस फूड का कल्चर आया जब अकाल मृत्यु होने लगी फूड के कमी के कारण। हाँ, तो हुआ कि भाई फूड हर जगह पहुंच जाए, तो पहुंचने से शेल्फ लाइफ लंबी हो दो, तो सबसे पहला काम को इससे फाइबर निकाल दो। कंज्यूमर बार बार ले तो एडिक्शन कराओ उसको, शुगर ऐड करो। शुगर इज एडिक्टिव, और शुगर को मैं कहता हूं अल्कोहल फॉर द चिल्ड्रन। अल्कोहल फैटी लिवर कराता है, एडिक्शन कराता है, ओबेसिटी कराता है, कैंसर कराता है। शुगर भी सेम कार्य करता है। तो शुगर ऐड कर दिया इंडस्ट्री ने, उसके बाद इसको फैलाया। प्रोसेस्ड फूड का शेल्फ लाइफ, SHELF, मतलब अलमीरा पर रखने की उम्र बढ़ा दी, सेल्फ लाइफ कम कर दिया इंसान ने उस फूड को खा के। तो अब क्या वाकई हमें फूड डेफिशिएंसी में हम जी रहे हैं? आंसर इज नो। और अमेरिका में जो सुपर रिच लोग हैं वो फार्म साइज जाके अपनी खेती करते हैं, और न्यू डेफिनेशन ऑफ रिचनेस यही होगा, योर ओन फार्म ग्रोन फूड, ऑर्गेनिक फूड, एंड दैट टू प्लांट बेस्ड फूड। प्लांट बेस्ड, ये न्यू नॉर्मल ऑफ रिचनेस होगा। ज्यादा दिन नहीं, 5 साल रुक जाइए, सबको वापस वही बैक टू बेसिक्स पे आना पड़ेगा। सही बात है। नहीं आएंगे तो अस्पताल में जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि मीनू जी अब हम बात कर रहे थे कि भाई मरीज जब टर्मिनल अवस्था में पहुंच जाता है तो जनरली उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है पेन, दर्द, है ना, और उसके लिए फिर मॉर्फिन के इंजेक्शन वगैरह सब कई तरह के दवाएं उनको लेनी पड़ती है। तो मैंने ऐसा देखा है कि जब इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, उसमें तो कई तो 5-10% तो बाहर निकल के आ भी जाते हैं, ऐसा भी सुनने में आता है। 90% मान लो नहीं भी बचते होंगे। तो इन लोगों को मुझे क्या लगता है मालूम है, जैसे ओशो ने कहा कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ, तो मुझे क्या लगता है इनको है ना, वास्तव में अब मरना ही है ना, तो अब 15 दिन है कि महीना है कि 6 महीना है, मैं कहता हूँ उस जीवन को अगर मजे से अगर वो जीने का प्रयास करें तो हो सकता है कि वो रिवर्सल के प्रोसेस में आ जाए शायद। पहली बात तो ये, तो उनको ना मृत्यु मरने का भी कला सिखानी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और दूसरी बात, जो पेन होता है ना, उसमें सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि परिवार वाले हैं ना अपने मरीज को ताकत देने के लिए खूब खिलाना चाहते हैं,
इसलिए वो फोर्स करते हैं। मरीज कहता है मुझे इच्छा नहीं है, मेरे खाने की इच्छा नहीं है, वो कहते हैं नहीं कुछ तो खाना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा। और खास करके जो गैस फॉर्मिंग फूड होते हैं ना, जैसे दूध पिला रहे होते हैं उनको, कई बार उनको दाल वगैरह भी दे रहे होते हैं जो अभी पचती नहीं इस वक्त, तो वही ऐसी कई चीज़ें वो बगैर भूखे खाना खा रहे होते हैं, कॉम्बिनेशन बड़े गड़बड़ हो रहे होते हैं। और तो इस तरह की चीज़ों से ना उनके पेट में गैस बनती है ना। तो मैंने देखा कैंसर के मरीजों में कि गैस एक वायु विकार उसको बहुत बड़ा दर्द पैदा करने का कारण बनता है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर मरीज अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझकर और अपने बॉडी को ऐसा आहार दे जो गया और पच गया, गया और पच गया, और बॉडी में कोई टॉक्सिसिटी भी क्रिएट ना करें, अगर वो उस तरह का आहार अगर लेता है तो मुझे लगता है कि उससे फिर उसका जो दर्द का जो मामला है ना वो काफी हद तक कंट्रोल में आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो डॉक्टर साहब आपका क्या कहना है इस मामले में, बताइए जरा। पूरी तरह सहमत हूँ। हाँ, और जब मैंने कहा कि स्पेक्ट्रम P2P, हाँ, प्रिवेंशन, पॉसिबिलिटी मतलब स्क्रीनिंग, कोई बीमारी हो रही है स्पेशली कैंसर। थर्ड P इज प्रिस्क्रिप्शन एंड पिल्स, क्या दवाई की जरूरत है, सर्जरी की जरूरत है, गोली की जरूरत है, एंड पैलिएशन। इस पूरे ट्रीटमेंट को होलिस्टिक करना होगा, बिल्कुल हर स्टेज पे। तो लोगों को क्या लगता है कि इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसमें अस्पताल या बिजनेस नहीं चलेगा। उल्टा है, अगर होलिस्टिक ट्रीटमेंट देने के लिए कोई प्लेटफॉर्म बने तो सच में उससे ज्यादा डिमांड अभी किसी की नहीं है। बिल्कुल, इस वक्त सब लोग चाहते हैं, लेकिन वो चाहिए ज्ञानी व्यक्ति हो, अपनी अपनी विधाओं का, अहंकारी ना हो, बहुत जरूरी है। नई चीजों को लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल हो, ओपन टू ऑल द थॉट, लेकिन एक टेबल पर बैठ के ये कहे कि इसमें वाकई कुछ है तथ्य तो इसको प्रूव करते हैं, गलती है तो डिस्कार्ड करते हैं। अगर इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बन जाए, इससे बड़ा योगदान मानव सभ्यता के लिए कुछ नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब अभी आज इस पॉडकास्ट से कम ये तो उत्साह कम से कम आज पैदा हो गया है कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में हम दुनिया को अगर ऐसी कोई सुविधा दे सकते हैं तो हम जरूर देने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि आप जैसे लोग बहुत वर्ल्ड में रेयर पर्सनालिटी से, मैं ऐसे कहता हूँ। अच्छा, और नहीं, दूसरी बात क्या है, एक देखिए रियल संत तो रियल जो बोलते हैं ना दार्शनिकता जो जीवन की होती है ना, वो आपने समझा हुआ है, क्योंकि मेडिकल डॉक्टरों में आध्यात्मिक जो फैक्टर होता है ना वो थोड़ा सा बहुत कम लोगों में देखने में आता है, लिमिटेड लोगों में। तो ये आप बहुत सौभाग्यशाली है कि आप जैसे मतलब इस पॉजिटिव मिजाज के लोग जो है हमारे समाज को मिल रहे हैं, तो मैं उसको बहुत बड़ा समाज का सौभाग्य भी मानता हूँ। और मैं आज आपके भी आने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे बहुत आनंद आया आपके साथ चर्चा करके, क्योंकि आपने इतनी, मतलब आपका भी काम है आंखें खोलना और मेरा भी काम है आंखें खोलना, इसलिए मेरे कार्यक्रम का नाम ही है द अवेकनिंग, कि भाई जागो, अब तो जागो, अब और कब तक सोते रहोगे, मैं यूँ कहता हूँ, ठीक है ना। तो आज हमारे साथ बहुत दोनों जुड़े हैं, बहुत अवेयरनेस क्रिएट किए हैं, तो आप लोगों को आइडिया मिल गया है कि कैसे हम दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट करके चलना चाहिए और कैंसर जैसी बीमारी में से भी बाहर निकल के आ सकते हैं। तो आई होप कि सब सूझबूझ के साथ दोनों फर्शों को समझ के अपने जो भी अदर कोई प्रियजन है जिनको जो सफ़र कर रहे हैं कैंसर से, उनके लिए प्लीज़ थोड़ा माइंड एक्सपैंड करके, ओपन करके इन चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। नमस्कार सब।